नमस्कार। आवाज आती है मनीषा बहन? हाथ हिलाइए। ओके, थैंक यू। योगाहार के ऑनलाइन कोर्स के जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। पिछली बार मैंने एक बात बताई थी कि हिंदी की बुक तैयार होने जा रही है। जब मैंने उसको प्रिंटिंग के लिए दिया तो प्रेस वाले ने जरा चेक किया तो उसकी जो जोड़नी होती है इसमें शब्द में, व्याकरण में काफी करेक्शन की आवश्यकता थी। तो उन्होंने बोला कि भी ये गलत जोड़नी वाला हमको प्रिंट नहीं करना चाहिए, उसको करेक्ट करके ही करते हैं। तो फिर उन्होंने प्रोफेशनल व्यक्ति को करेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो शायद ये 2-4 रोज में ख़त्म हो जाएगा, फिर 3-4 दिन में प्रिंटिंग हो जाए। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते बुक्स अवेलेबल हो जाएगी, हिंदी वर्जन वाली। गुजराती तो हमारे पास रेडी है। हिंदी में, क्योंकि हिंदी जो ट्रांसलेशन किया था वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया था, लेकिन इसमें थोड़ा आवाज नहीं आ रही है क्या? આવે છે સર અવાજ આવે છે। ओके। वो किसी का मैसेज आया है, आवाज कम है इसके लिए। तो अगले हफ्ते तैयार हो जाएगी। हम ऐसे साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, इसीलिए हमारी जो लिखने की भाषा होती है इसमें गलतियां रहती है। तो इसके कारण ये गूगल ट्रांसलेशन में काफ़ी गलतियां हुई है। तो वो करेक्शन हो रहा है। आधी पुस्तक हो चुकी है, आधी 2-4 दिन में हो जाएगी, फिर प्रिंटिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में हिंदी बुक हम अवेलेबल कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे का जो टॉपिक था वहीं से आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने 10 नंबर का टॉपिक खत्म किया था। अब 11 नंबर का जो टॉपिक है इसमें है शरीर की सफाई, यानी बॉडी क्लींजिंग। हम हर रोज करते हैं अपने शरीर की सफाई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शरीर को रियल में क्या जरूरत है, ये सब हम समझने का प्रयत्न करेंगे। मनुष्य एक विशुद्ध शाकाहारी जानवर है, ये तो हमको पता है, सबको पता चल गया है। इसलिए जो नियम छोटे खरगोश से लेकर हाथी तक के जो शाकाहारी जानवर है उनके ऊपर जो लागू होते हैं वे स्वाभाविक रूप से मनुष्य पर भी लागू होने चाहिए। तो हम को ये ध्यान रखना है कि भी मांसाहारी के अलग होते हैं, शाकाहारी प्राणियों जो भी है उनको जो नियम लागू है वो सारे नियम हमारे साथ भी लागू होने चाहिए। ये लॉजिकली भी सही है, नेचर के हिसाब से भी हमको ये उसको स्वीकारना पड़ेगा। अब कौन से नियम है जो हम स्वाभाविक रूप से लागू करने चाहिए और वो हम नहीं कर रहे, लागू नहीं कर रहे, इससे हमको फायदा क्या मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहली होती है दांतों की सफाई। आप सब लोग सुबह में उठते हो तो सबसे पहला काम करते हैं दांत की सफाई का। इस क्रिया को एक प्रकार से शरीर की सफाई ही कहा जाता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने दांत ब्रश करता है। दुनिया के अन्य शाकाहारी जानवर कोई ब्रश नहीं करते। मनुष्य हर दिन अपने दांतों को अलग अलग तरीकों से साफ करते हैं।
जैसे कि कोई ब्रश करता है, कोई माउथ वॉश का प्रयोग करता है। इसके बावजूद आप पाओगे कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश लोगों के दांत खराब हो गए हैं और उन्हें रूट कैनाल उपचार करवाना पड़ा है। यहाँ तक कि दंत चिकित्सकों को भी अपने दांतों का इलाज करना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य को 100 साल तक जीवित रहना है, अर्थात 50 वर्ष की आयुष्य तक दांत सड़ जाते हैं। इसके सामने देखो, क्या बंदर को ब्रश करना पड़ता है? क्या अन्य शाकाहारी जीवों को ब्रश करना पड़ता है? अन्य जानवर के विपरीत ब्रश करने से उसके दांत जीवन भर सुरक्षित रहते हैं और ब्रश नहीं करते हैं फिर भी उसके दांत सुरक्षित है। मनुष्य प्रतिदिन ब्रश करता है, बावजूद उसकी आधी आयु होती है तब दांत गंवाने पड़ते हैं। तो जब दांत बचाने की बात आती है तो बुद्धिमान कौन है? क्या अन्य जानवर बुद्धिमान है या मनुष्य बुद्धिमान है? क्योंकि मनुष्य ब्रश करता है फिर भी आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के दांत सड़ जाते हैं, और दूसरे प्राणियों वो ब्रश नहीं करते हैं फिर भी वो जीते हैं, तब तक अपने दांत को संभाल के रखते हैं। तो ब्रश करने वाला होशियार नहीं है। हाँ, जो ब्रश नहीं करते हैं वो बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि वो अपने दांत को बिना ब्रश संभाल के रखे है। और मनुष्य ब्रश करता है, माउथ वॉश करता है, कितना ध्यान रखता है, फिर भी अपने दांतों को बचा नहीं पाता है। तो यहाँ ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर हमको आगे देखना है, सोचना है। तो ब्रश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जानवर को क्यों नहीं पड़ती है, इसके पीछे का लॉजिक हम समझेंगे आगे। दूसरी, सफाई की हम क्रिया करते हैं, शौचालय, शौच करके, यानी मल निकालने का, मल को निष्कासन करने का। आपके जानने वाले जो भी लोग हैं वो सब सुबह में अपने पेट को साफ करने के लिए क्या करते हैं? आप यदि आप उसके बारे में कोई उन लोगों को प्रश्न पूछते हैं तो हर व्यक्ति का अलग अलग उत्तर मिलेगा। आप आपके अड़ोस पड़ोस में और आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं उन लोगों को आप पूछो कि आप अपने शरीर में से सुबह सुबह में अच्छी तरह मल निकल जाए, पेट साफ हो जाए, इसके लिए आप क्या करते हो? ऐसा एक सवाल सबको पूछिए, तो हर व्यक्ति उसका अलग उत्तर देगा। कैसा कैसा उत्तर देगा देखो। कोई ऐसा कहता है कि मैं सुबह में 2 या 3 ग्लास गर्म पानी पीता हूँ तभी मल बाहर निकलता है। कोई ऐसा बोलेगा कि मैं सुबह सुबह में 2 कप चाय पीता हूँ, इसके बाद ही पोटी आती है। कोई बोलेगा कि मैं सुबह सुबह में टॉयलेट जाता हूँ और टॉयलेट में जाके सिगरेट पीता हूँ, तभी पेट साफ होता है। तो कोई ऐसा कहेगा कि मैं रात को कोई भी पेट साफ करने वाला चूर्ण ले लेता हूँ और फिर सुबह में मेरा पेट साफ होता है। और कई लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि वो बोलेंगे कि मैं सुबह में अपने मुंह में तंबाकू भरता हूँ और फिर बाद में पीछे से मल बाहर निकलता है। अब आप ही बताओ, मल को बाहर निकालने के लिए लोग ऐसे कैसे कैसे अखतरे यानी प्रयोग करते हैं? अच्छा, कोई बंदर को आपने ऐसा देखा कि उसको शौच करने के लिए सुबह सुबह में चाय पीनी पड़ती है? अच्छा, गाय गर्म पानी पीती है तभी उसका गोबर बाहर निकलता है क्या? क्या क्या किसी जानवर को सुबह में तम्बाकू खानी पड़ती है पेट साफ करने के लिए?
नहीं। इंसान को छोड़कर सभी जानवर आम तौर पर बिना किसी प्रयोग या प्रयास से वो नियमित अपने पेट की सफाई करते रहते हैं, मल त्याग हो जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा शाकाहारी जानवर है जो सोच के लिए कोई न कोई अलग अलग प्रयोग करते हैं, और वो नहीं करते हैं तो मल अपने आप बाहर नहीं आने आ पाता। ऐसा किस लिए? हम इस बारे में कभी नहीं सोचते, ऐसा क्यों होता है? इसके प्राकृतिक कारणों को हमें अलग से समझना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो मनुष्य को गर्म पानी पीना पड़ता है, चूरन लेना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है, हाँ? सिगरेट पीना पड़ता है, किसी को तम्बाकू खाना पड़ता है, तभी पेट साफ होता है। और मैंने तो कई भी ऐसे भी सुने हैं कि न्यूज़पेपर लेके बाथरूम में चले जाते हैं, आधा घंटा पेपर को पढ़ते हैं, फिर टॉयलेट होती है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो अन्य प्राणी और मनुष्य में इतना डिफरेंस क्यों? क्यों ऐसा करना पड़ता है? इसके पीछे कोई तो वजह है, कई तो गलतियां होती है कहीं ना कहीं, उसको समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा होता है स्नान। हर इंसान रोज सुबह सुबह साबुन घिस घिस के नहाता है। अपने पूरे जीवन में संभवतः इतने रुपयों के साबुन रगड़ते हैं कि आप रिटायर हो जाओ तो सरकार से पेंशन की आशा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जो साबुन जितने पूरी जिंदगी में आपने घिस रखे हैं, उसके पैसे आपने आपके बैंक में डिपॉजिट किए होते, तो पूरी जिंदगी में आप इतने साबुन घिस लेते हो कि उसका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, ब्याज का ब्याज इतना इकट्ठा हो जाता कि आपको पेंशन की जरूरत नहीं पड़े। इतने पैसे हम अपने शरीर को हर रोज साफ रखने के लिए साबुन के पैसे में खर्च करते हैं। इतने पैसे खर्च करते हैं, फिर भी हर घर में ग्लूकोज की बोतलें और खाटले, हाँ, की कमी नहीं है। रोजाना नहाने के बावजूद भी शरीर में सर्दी, बुखार, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, एसिडिटी और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का शिकार बना रहता है। आप हर रोज साबुन घिस के स्नान करते हो, फिर भी बीमार ही रहते हैं ज्यादातर लोग। दूसरी ओर देखिए आप, अन्य जानवर कब स्नान करते हैं? मानसून में, बारिश की मौसम होती है तभी करते हैं, क्योंकि बेचारे जानवरों के पास बारिश में छिपने के लिए कोई आश्रय या कोई रेनकोट या छाता की व्यवस्था नहीं होती है। इसीलिए वो लोग बारिश में भीगते हैं। उनके पास, मान लो अगर उनके पास छिपने की जगह होती, उनके पास रेनकोट होता और छाता होता, तो वो बारिश की मौसम में भी स्नान नहीं करते। उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। पशु प्रतिदिन स्नान नहीं करते, फिर भी उन्हें कभी सर्दी, बुखार, डायबिटीज, बीपी नहीं होता, और कभी वजन नहीं बढ़ता या पैरों के घुटन घिस नहीं जाते। अगर कोई व्यक्ति रोजाना नहाता भी है, तो भी वह इंसान बीमारी को अपने शरीर से दूर नहीं रख पाता है। हम हर रोज स्नान करते हैं, फिर भी शरीर में बीमारी नहीं जाती है, और दूसरे प्राणी स्नान नहीं करते हैं, फिर भी उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है। तो हम जो सफाई कर रहे हैं शरीर की, क्या सही कर रहे हैं? हाँ? अन्य जानवरों को रोजाना नहाना नहीं पड़ता है, लेकिन हमें, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती और हम बीमार ही रहते हैं, स्नान करते हैं फिर भी। इस प्रकार भले ही कोई व्यक्ति हर दिन अपने दांत ब्रश करता है, उसके दांत सड़ जाते हैं, पेट साफ नहीं होता है, रोजाना नहाने के बावजूद बीमारी शरीर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। इतनी सफाई का काम करने के बावजूद भी इंसान का शरीर रोग मुक्त नहीं रह पाता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाए,
तो मनुष्य द्वारा प्रतिदिन शरीर साफ करने में पैसा और समय बर्बाद करता है, तो वो उसका मतलब क्या है? गुजराती में कहावत है, खातर ऊपर दिवेल, यानी खाद पर दीपक के समान है। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। आप पैसा भी खर्च कर रहे हो, समय भी गवा रहे हो शरीर की सफाई के लिए, फिर लाभ कुछ नहीं है। बीमारी आपका साथ छोड़ती नहीं है। इन शब्दों का अर्थ है कि बाहर से साफ दिखने वाला मानव शरीर अंदर से साफ नहीं है, और शरीर के अंदर की गंदगी ही बीमारी का कारण है। अब यह समझना जरूरी है कि शरीर में किस हिस्से को साफ करने की जरूरत है, और इंसान के किस हिस्से को हमको साफ करना जरूरी है, किसको करना चाहिए, किसकी जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर्स भी बीमार है। हम ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, पेट साफ रखते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी तो इसमें गलती कहाँ हो रही है? गलती को समझने का प्रयत्न करो आप। अब शाकाहारी प्राणी के प्राकृतिक सफाई के नियम क्या है? तो प्रकृति ने प्रत्येक शाकाहारी प्राणी के लिए शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नियम दिए हैं। प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है, जिस व्यवस्था को हम समझ नहीं पाते हैं और उसका गहराई से पालन नहीं करते, इससे हम शरीर को स्वच्छ नहीं रख पाते और शरीर में रोग घुस जाते हैं। जबकि मनुष्य के अलावा अन्य शाकाहारी जीव अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वच्छ रखते हैं और अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकते हैं। यह समझने जैसा है कि कौन से कानून प्राकृतिक है। शरीर को साफ रखने का प्रकृति का एक सामान्य नियम जो है, वो खरगोश से लेकर हाथी तक हर शाकाहारी प्राणी पर लागू होता है। वो है, जितनी बार खाओ उतनी बार टॉयलेट जाओ। अर्थात जितनी बार खाओ उतनी बार शौच करो। आप हर प्राणी को आप देखिए, वो जब भी भोजन करता है थोड़ी देर में पोटी कर लेता है, खाता है इतनी बार निकालता रहता है। तो अगर हम यह नियम किसी इंसान को बताए तो वो हंसने लगेगा और कहेगा ऐसा थोड़ा होता है, जितनी बार खाओ इतनी बार जाओ, ऐसा थोड़ा चलेगा। लेकिन यहाँ हम गलत है। दरअसल प्रकृति ने सभी जानवरों के लिए शरीर के मल मूत्र का ये नियम दिया है। अब यह नियम इंसानों पर लागू होना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, क्योंकि हम भी शाकाहारी है, हमारे शरीर में भी होना चाहिए। हमारे विचार में मनुष्य भी शाकाहारी है, इसलिए यह नियम लागू होना चाहिए। इसके पीछे तार्किक कारण यह है कि भगवान जब मनुष्य को शिशु के रूप में जन्म देते हैं, तो यह कहकर भेजते हैं कि बेटा, तुम धरती पर जा रहे हो, जितनी बार खाओगे उतनी बार मल बाहर निकाल देना। और बच्चा को किसी इसी नियम का पालन करता है। 2 साल का बच्चा, आप देखो, वो 2 साल का होता है तब तक ये नियम का पालन करता है, जितना खाओ उतनी बार जाओ। तो इसकी पुष्टि करने के लिए किसी भी बच्चे की माँ से पूछो आप, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, वही बताएगी। आपको पता चल जाएगा कि बच्चा जितनी बार माँ का दूध पीता है उतनी बार मल त्याग करता है। तो भगवान जब मनुष्य को जन्म देता है तो नियम के साथ जन्म देता है, खाओ इतनी बार निकालो। तो छोटा बच्चा जितनी बार माँ का दूध पीता है उतनी बार पोटी करता रहता है। ये आप चेक करा सकते हो किसी माँ को पूछ के। तो इस प्रकार जब मनुष्य का जन्म होता है तो अन्य जानवरों की तरह उसे ऊपर वाला ये नियम दे ही देता है कि जितनी बार खाओ उतनी बार जाओ। अब मनुष्य के लिए यह नियम किसने बदला? किसने उसके दिमाग में यह भर दिया कि 3 से 5 बार खाओ, केवल एक बार जाओ? इसे हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो ऊपर वाले के नियम के साथ जीता है। बच्चा जब बड़ा होने लगता है
तो उसके माइंड में ये बात डाली जाती है कि खाओ बार बार, निकालो एक बार। कैसे होता है देखो, कारण क्या है? हमारा मानना है कि इसके पीछे तीन कारण है। शरीर में या कहीं भी कोई भी घटना घटित होती है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति अक्सर ऐसा नहीं खाता है, तो इसके पीछे कोई अज्ञात कारण होता है। और जब तक इस कारण को नहीं समझा जाता, तब तक उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए उस समस्या की जड़ तक जाना पड़ता है। और यदि सही वैज्ञानिक कारण पता चल जाए, तो उसका समाधान भी मिल जाता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न किया जा सके। लेकिन हम हर समस्या के मूल कारणों को नहीं समझ पाते, इसीलिए समाधान नहीं हो पाता। और जहाँ समाधान नहीं होता, वहाँ हम समस्याओं को भाग्य पर छोड़ देते हैं। आइए तर्क के साथ उस कारण को समझने की कोशिश करें कि मनुष्य खाता है इतनी बार, क्यों नहीं टॉयलेट करता। इसके बारे में हमारी थोड़ी समझ अलग है। शारीरिक, मानसिक और खाने की पैटर्न और खाए गए भोजन की गुणवत्ता। तो इसके पीछे के कारण क्या है? तो इसमें है एक मानसिकता, दूसरा है खाने का पैटर्न, तीसरा है खाए गए भोजन की गुणवत्ता। ये तीन कारण इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। हम खाते ही इतनी बार नहीं जाते हैं, इसके पीछे तीन कारण जिम्मेदार है। तो पहला, 3 से 5 बार खाओ, एक बार जाओ, एक गलत मानसिकता में हम रहते हैं। दूसरा कारण है अन्य शाकाहारियों की तरह खाने पीने का गलत तरीका है, यानी चबा चबा कर नहीं खाते हैं। और तीसरा है कारण है भोजन की गलत गुणवत्ता, यानी भारी भोजन। तो ये तीन कारण जो है वो हमारे शरीर पे इफेक्ट करते हैं, पेट की सफाई के साथ जुड़े हुए हैं। अब गलत मानसिकता कैसे हो जाती है देखो। मनुष्य का पूरा जीवन इसी धारणा में रहता है कि खाना है 3 बार, 5 बार, निकालना है एक ही बार। यहाँ तक कि 90 वर्ष की अंतिम आयु तक पहुंचे हुए कोई भी बूढ़े व्यक्ति की भी मानसिकता यही होती है, उनके साथ ही ऐसे जीते हैं कि दिन में 2 बार शौचालय जाने पर तनावग्रस्त हो जाता है। 90 साल का बुढ़ा है, वो मान लो किसी दिन 2 बार टॉयलेट हो गया, तो टेंशन में आ जाता है। और मान लो 3 4 बार टॉयलेट गए, तो वो शाम को दौड़ के डॉक्टर के पास चले जाएंगे और डॉक्टर से बोलेंगे, साहब मुझे 3 से 4 बार टॉयलेट हो गया है, हाँ, मुझे दवा दी दो और मेरे मेरे मल द्वार के ऊपर बूच लगा दो। तो जब जब हम एक से ज्यादा बार टॉयलेट जाते हैं, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। तो ये टेंशन में आने का वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो इसके पीछे कोई तो कारण है। 3 से 5 बार खाने का, लेकिन शौचालय तो एक ही बार जाने का, ये धारणा इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाती है। शरीर को निकालना है, लेकिन आपका मन उसको मना कर रहा है कि भाई नहीं, 5 बार खाने का, लेकिन निकालने का तो एक ही बार। इस शरीर को भी काम करने नहीं देता है हमारा मन। यही बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। इंसान के दिमाग में मानसिकता किसने भरी? 3 से 5 बार खाओ और एक बार निकाल कर। तो मैं ऐसा मानता हूं, मेरा मानना है कि जब तक बच्चा 2 3 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसके प्राकृतिक नियम के अनुसार जब भी वो माँ का दूध पीता है या कुछ भी खाता है, वो बीच बीच में पोटी करता रहता है। उसकी चड्डी उसकी माँ को धोनी पड़ती है 2 3 साल तक। लेकिन जब बड़ा होने लगता है बच्चा और स्कूल जाने लगता है, तो अब वो बार बार पोटी करना जारी रखेगा। तो उसकी माँ बच्चे को सुबह सुबह में, हाँ, स्कूल में नहा धुला के स्कूल में भेजना है, तो उसी टाइम वो बच्चे को मारती है, धमकाती है और बच्चे को ऐसा
बोलती है कि भी पोटी कर ले, स्कूल में जाके नहीं करने का। तो माँ उसको उसी दिन से, जब से स्कूल में रखना शुरू करती है, उसी दिन से उसके माइंड में ये बात ठसाने लगती है कि सुबह सुबह में पोटी कर लो, फिर स्कूल में जाके पोटी नहीं करने का। मान लो कि बच्चा पोटी करता रहता है दिन में 3-4 बार, क्योंकि वो 3-4 बार खाता है, और 3-4 बार जब पोटी करता है तो माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती है और पोटी बंद करने की दवा देती है। अब मल रोकने के लिए कड़वी दवाई दवाई खिलाई जाती है। अब 2 साल का जो बच्चा है, जिसका दिमाग अभी विकसित हो रहा है, हाँ, वो थोड़ी थोड़ी बातें समझने लगा है, उसकी माँ ने उसको क्यों मारा, क्यों धमकाया, क्यों कड़वी दवाई पाई, ये बच्चे को थोड़ी थोड़ा पता चलने लगता है कि माँ मुझे तभी मारती है, माँ मुझे कड़वी दवा इसीलिए पिलाती है कि मैं बार बार पोटी करता हूँ। अब मुझे मार नहीं खानी है, दवाई नहीं पीनी है, तो फिर मुझे बार बार पोटी करनी नहीं है, और करूँगा तो मुझे मार पड़ेगा, दवाई पीनी पड़ेगी। ये बच्चा, छोटा बच्चा, उसी दिन से वो समझने का शुरू कर लेता है कि मुझे, हाँ, मार नहीं खानी है, दवाई नहीं पीनी है, तो पोटी करनी नहीं है। तो एक छोटे बच्चे के आंत को, वो उसका आंत का काम क्या है, जब कुछ को खाएगा तो पूरा एनिमल को धक्का मार के बाहर निकालना है। तो एक काम जो है उसका आंतों का सफाई का, उसमें रुकावट हम डालते हैं। यहाँ देखो, एक छोटा बच्चा, उसकी आंत के कार्य को समझो। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो दूध तो तरल होता है, तरल दूध उसके पेट में चला जाता है, छोटी आंत में आगे बढ़ता है, और बचा हुआ मल तेजी से बड़ी आंत में पहुंच जाता है, क्योंकि प्रवाही है दूध। जब वह दोबारा माँ का दूध पीता है तो जैसे ही नया दूध पेट में पहुंचता है, उसका छोटा मस्तिष्क, देखो हमारे शरीर के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गेन है, उसको कंट्रोल करने का काम हमारा छोटा मगज करता है। तो ये छोटा मगज जो होता है, वो बड़ी आंत को तुरंत सिग्नल भेजता है कि भाई नया दूध पेट में आ गया है, पुराना जो मल है उसको बाहर निकालो। तो जैसे ही छोटे मस्तिष्क से बड़ी आंत को ये ऑर्डर मिलता है कि भाई बच्चे ने दूध पिया है, बड़ी आंत तुरंत उस पुराने मल को बाहर निकाल देती है। आंत में मौजूद पुराना मल को बाहर निकालना की क्रिया हो जाती है। अब जब बच्चा 2 साल का होने लगता है तो इसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है, अपनी माँ और पिताजी को जानने लगता है, हाँ, कालू कालू बोलने और सीखने लगता है। ऐसे समय में जब बच्चे की पोटी आती है तो उसकी माँ उसको मारती है, धमकाती है, कड़वा दवाई पिलाती है। अब बच्चे को पोटी लगती है तो बच्चे का बड़ा मस्तिष्क विकसित हो चुका है, उसकी बुद्धि आने शुरू हो गई है। अब छोटा मस्तिष्क जो है, वो नेचर के नियम को फॉलो करवाता है कि भाई आपने कुछ नया खाया है, पुराने को बाहर निकालो। तो छोटा मस्तिष्क बड़ी आंत को पोटी बाहर निकालने का ऑर्डर देता है, और बड़ा मस्तिष्क जो है, हमारा जो बड़ा मगज है, वो कहता है कि भाई पोटी निकालोगे तो दवाई पीनी पड़ेगी, मार खाना पड़ेगा, हाँ, बार बार पोटी नहीं करनी है। तो ये बड़ी आंत जो होती है, वो उसको, बड़ी बड़ी मस्तिष्क जो है, वो बोलता है कि तुमको ये पालन करना नहीं है। तो बड़ा मस्तिष्क अपनी जो बुद्धि विकसित हुई है, वो हस्तक्षेप करता है, बड़ी आंत को काम करने से रोकता है, और पोटी करने के खतरों को दिखाता है। हाँ, पोटी करने के खतरे क्या है, माँ डांटेगी, दवाई पिलाएगी, मार खाना पड़ेगा। तो ये सब जो है ना, तो ये बड़ा मस्तिष्क पोटी करने से इनकार कर देता है। अब पोटी लगी है फिर भी वो नहीं निकालता। ये जब बच्चा छोटा होता है ना, तब से उसके साथ ये प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे बच्चे की बड़ी आंत के काम के अंदर प्राकृतिक तरीका से
उसकी जो सफाई करने की जो वृत्ति है उसको बाधित करने लगते हैं हम। जैसे जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है, बड़ी आंत अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया बंद कर देती है और बच्चा तब बार बार खाने का, बार बार नहीं जाने का निर्णय लेता है। इसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़ी आंत काम करना बंद कर देती है और दिन में केवल एक बार शौच करने की स्थिति में आ जाती है, और जो भविष्य में शरीर को भयानक नुकसान पहुंचाती है। आप दूसरी ओर देखो, अन्य जानवर अपने बच्चों को ऐसी कोई झूठी मानसिकता नहीं सिखाते। गाय का बछड़ा बार बार शौच करता है तो उसकी माँ उसको कभी कहकर नहीं धमकाती कि तुम्हें बार बार शौच क्यों कर रहे हो। इस प्रकार कोई भी जानवर अपने बच्चों की झूठी मानसिकता नहीं सिखाता। तबकि मानव समाज और स्वच्छता की अत्यधिक अपेक्षाएं बच्चों को पोटी न करना सिखाती है और बच्चे को खराब भविष्य का उपहार देती है। देखो, एक चित्र में भी यहाँ दिखाया है कि भी बच्चे, कोई प्राणी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता कि तुम बार बार पोटी मत करो, और बच्चा बार बार पोटी करता है तो मनुष्य के बच्चे को दवाई पिलाई जाती है। तो ये मानसिकता जो है वो हम छोटे बच्चों के मगज में डाल देते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या ये तर्क वाकई में सही है? मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि शरीर वैसा ही काम करता है जैसा दिमाग सोचता है। हाँ, ये बात सही है। आप ऐसा सोचते रहोगे कि भी खाओ 5 बार एक ही बार निकालो, तो शरीर वैसा ही काम करेगा। लेकिन आप अपनी सोच बदल दो, आप ऐसा सोचने लगो कि मैंने 2 बार खाया है, मेरे शरीर को 2 बार मल त्याग करना चाहिए। आप सोच बदलो, आपकी सोच अपने शरीर पे इफेक्ट आनी शुरू हो जाएगी और वो काम करना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे वो काम करता है। इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। योग शास्त्र के अनुसार शरीर 5 अंगों से बना है, जिसमें पहले 3 स्थूल यानी समझने योग्य है और बाकी के 2 सूक्ष्म शरीर होते हैं। ये पहले 3 में है अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर और मानसिक यानी मनोमय शरीर। ये 3 शरीर हमारे पंचकोश में, ये 3 पहले जो है वो 3 हम महसूस कर सकते हैं। चौथा है स्थूल। अब स्थूल शरीर जो है वो शरीर दिखता है, वो भोजन से बनता है। दूसरा शरीर है प्राणमय, जो प्राण ऑक्सीजन ग्रहण करता है शरीर, वो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। शरीर के जितने रूप होते हैं, अर्थात जैसे भोजन का शरीर होता है वैसे ही प्राण का भी शरीर होता है। आपके शरीर की जो आकार है वही आकार का आपका प्राणमय शरीर हो जाता है। वो प्राण से हमारा शरीर जिंदा रहता है। और तीसरा है मनोमय शरीर, मानसिक शरीर। ये मन, ये चेतना है। अंतर्विद यानी नाखून जो शरीर से लंबे हो चुके हैं, नाखून और जो बाल लंबे हो चुके हैं, तो नाखून और बाल, ये दो को छोड़कर हमारे शरीर में हर जगह मन मौजूद है, यानी चेताएं अस्तित्व में होती है। अगर आपकी चमड़ी पर कीड़ा काटता है तो सेकंड के करोड़वें हिस्से में आपको पता चल जाता है किसी ने मुझे काटा। इसका अर्थ है कि मानसिक शरीर जीवित है और वह आपको उस चींटी से भरे हुए कीट की सूचना दे देता है। यह मनोमय शरीर आपके शरीर के हर हिस्से पर अपना प्रभाव डालता है। एक कहावत है कि मन होए तो मारवे जवाय, वैसा जैसा मन वैसा शरीर। तो आपका मन का जो प्रभाव है वो शरीर पे हर जगह अस्तित्व में है। तो मन का शरीर पर प्रभाव दो व्यक्तियों, उसका एक प्रयोग हम देखते हैं यहाँ। दो व्यक्ति को आप एक छोटी सी पहाड़ी पर के नीचे ले जाओ और उन दोनों को, देखो यहाँ एक पहाड़ी है, चित्र में दिखाई दे रही है आपको। तो दो व्यक्ति को आप पहाड़ी के पास ले जाओ, ये दोनों को वहां ले जाके उसके कहो कि ये दोनों को पहाड़ी की चोटी पे जाना है। अब दोनों को एक ही बात बताई आपने कि भाई हमको ये पर्वत के ऊपर
ये माउंटेन के ऊपर जाना है। अच्छा, एक व्यक्ति मजबूत मन वाला है और वो यह सुनकर पहाड़ी की ओर देखेगा और सोचेगा कि बस इतनी ऊंचाई पर जाने का है, मैं उसको 20-30 मिनट में पहाड़ की शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा और ये पैदल ही पहुंच जाएगा। जब दूसरे के मन में आता है कि अरे इतनी चढ़ाई, नहीं ये मेरा काम नहीं है, और ये सोचते ही उसके पैर दुखने लगते हैं और ये पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाता है। तो जो दिखने में मजबूत है वो सोचता है ऐसा कि इतनी ऊंचाई तक तो मेरा काम है ही नहीं चढ़ने का। तो उसी टाइम जैसा सोचा उसी टाइम उसको थकावट लगना शुरू हो जाती है। और जो दुबला पतला है वो ऐसा सोचता है कि भी इतनी पहाड़ी चढ़ने में मुझे 15-20 मिनट लगेगी, तो वो पैदल चढ़ने का शुरू कर लेता है और आधे घंटे में पहुंच जाता है। तो ये मन जो होता है ना, ये मन शरीर की शक्ति को तय करता है। मजबूत मन वाले को पहाड़ी कहीं रुकने नहीं देती, और जो मन के मजबूत नहीं है उनको आसान रास्ता भी मुश्किल लगता है। तो मन आपके शरीर पे काम करता है। आप ऐसा सोचोगे कि भी शरीर ने 2 बार खाया है, शरीर को 2 बार निकाल देना चाहिए, शरीर को रुकावट नहीं करनी चाहिए, तो शरीर काम करेगा। और आप ऐसा सोचो कि भी नहीं, खाने का 5 बार, निकालने का 2 बार, 1 बार, तो शरीर नहीं निकालेगा। शरीर के ऊपर उसी की इफेक्ट आती है। तो ये छोटी सा एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। अन्य मामलों में व्यक्ति को कैंसर के बारे में सूचित करने के बाद मजबूत मन वाला मरीज होगा तो वो सोचेगा और डॉक्टर से पूछेगा कि कौन सी स्टेज का है कैंसर है, अब क्या किया जा सकता है, मैं जीना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो मैं जीऊंगा और कैंसर को हराऊंगा। तो कोई पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट हो गया लेकिन वो मजबूत मन वाला है, तो वो ऐसा ही सोचेगा कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है, क्या करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ। तो ऐसे मजबूत मन वाला जो व्यक्ति होता है उसको कैंसर नहीं मार सकता, ऐसे मन वाले को कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन इसके बजाय कोई कमजोर दिमाग वाला मरीज है और उसको बताया जाए कि तुमको कैंसर है, नहीं है तो भी आप बताओ उसको कैंसर है, तो वो सोचने लगेगा अरे मुझे कैंसर हो गया, अब मैं चला जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, अब मैं केवल थोड़े महीने दिनों का ही मेहमान हूँ। ऐसा सोचने वाले व्यक्ति के पास अगर भगवान भी आ जाए तो भी उसको नहीं बचा सकते। तो ये मानसिकता जो है शरीर की, हाँ, शरीर वही काम करता है जो आपका मन सोचता है। ये बात बहुत पक्की है। हाँ, तो पेट की सफाई के लिए हमको ये सोच, गलत जो सोच है उसको निकाल देना चाहिए कि मैं 2 बार खाऊं, 5 बार खाऊं और एक ही बार निकालूं। अच्छा, मन के और भी कितनी ताकत होती है, दिमाग क्या काम कर सकता है, उसके ऊपर आगे आगे का एक प्रयोग देखिए। दिमाग के अन्य प्रयोग भी किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का वजन बढ़ गया है, यहाँ चित्र में देखो, एक मोटा व्यक्ति है, ठीक है, अब उसे कम करना चाहता है, तो वो अपना अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना वजन को कम कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो एक सरल सा प्रयोग है। एक मोटे व्यक्ति को क्या करना है कि वो दिन में 10 बार घर में लगे बड़े दर्पण यानी मिरर के सामने जाए और दर्पण में अपना पूरा शरीर का प्रतिबिंब देखे और ऐसा सोचे कि आज मेरा शरीर कल की तुलना में थोड़ा पतला दिख रहा है, मैं पतला होता जा रहा हूँ। सिर्फ उसको कुछ करना नहीं है, पूरे दिन में हर घंटे मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाना है और ऐसा सोचना है कि मैं कल के हिसाब से थोड़ा पतला दिखता हूँ। बस रोजाना शीशे के सामने जाकर यह विचार करते रहना है। ऐसा करने से छोटे मस्तिष्क में, हाँ, हमारा जो छोटा मगज है इसमें सब कॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन माइंड होता है। आप ऐसा सोचोगे बार बार, दिन में 10 बार सोचोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है
वो आपके विचारों को पकड़ लेगा और धीरे धीरे आपको अपने शरीर का एहसास भी नहीं होगा और आपको वो पतला करना शुरू कर देगा। अगर कोई व्यक्ति पतला है और उसको मोटा होना है तो उसको क्या करना है? उल्टा करना है। मोटे आदमी की तरह वह शीशे के सामने जाके सोचना है उल्टा। क्या सोचना है? अपने प्रतिबिंब को देखते हुए क्या सोचना है? मैं कल की तुलना में आज थोड़ा मोटा दिख रहा हूँ या मोटी दिख रही हूँ। बस आप ऐसा सोचना शुरू कर लो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू कर लेता है। तो माइंड जो होता है ना, वो शरीर की, और ऐसा प्रूव हो चुका है कि दुनिया की जितनी भी बीमारियां है, इसमें आधी बीमारियां मगज के साथ जुड़ी हुई है। माइंड ही आधी बीमारियों की जड़ है। ये प्रूव हो चुका है। तो जैसी सोचोगे वैसी शरीर रहेगी। आप अपने आप को बीमार महसूस करोगे तो आप बीमार ही रहोगे। अपने आप को ऐसा महसूस करोगे भाई मुझे तो कुछ है ही नहीं, मेरे शरीर में बीमारी क्यों आए, आए मेरे दुश्मन को, मुझे क्यों आए, ऐसा सोच वाला कभी बीमार नहीं रहता है। तो इस प्रकार मन का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इस प्रकार दिमाग भी बड़ी आंतों की कार्य प्रणाली पर अपना प्रभाव छोड़ता है और बड़ी आंत को कार्य करने से रोक भी सकता है। अब अगर आप गलत मानसिकता के कारण बड़ी आंत को आंत के रुके हुए काम को फिर से शुरू करवाना चाहते हो तो दिमाग के साथ प्रयोग करके बड़ी आंत को फिर से काम पर लाया जा सकता है। कौन सा काम बड़ी आंत ने रोक के रखा है कि आप खाओ इतनी बार मत जाओ, ये आंतों को आपने मना करके रखा है, तो अब दोबारा उसको चालू करना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे एक दिन में चालू नहीं होने वाला है। अगर दिमाग सकारात्मक सोचने लगे और जैसे बार बार खाओ, बार बार खाने के बाद बार बार जाना चाहिए, तो वो बड़ी आंत धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगी। लेकिन शरीर को काफी समय लगता है। लेकिन अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा दिमागी प्रयोग आप कर सकते हो। आधुनिक विज्ञान ने प्रयोग से सिद्ध किया है कि मन से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। कोई भी दवाई वह नहीं कर सकती जो दिमाग काम कर सकता है। तो आंतों को जागरूक करने का एक सरल प्रयोग है। आपको बस अपने आप को अपने शरीर से अलग समझना शुरू करना है। आपको क्या करना है? आपको क्या सोचना है कि मैं और मेरा शरीर अलग है। पहला तो ये करना पड़ेगा। आप यानी आपकी आत्मा और आपका शरीर अलग है, वैसा सोचना शुरू करना पड़ेगा। जब आप खाना खाने बैठते हो तो आपको यानी आपके आत्मा को अपने शरीर से पूछना चाहिए कि भाई आप खाना खाने तो बैठ गए, लेकिन क्या मल निकाल के बैठे? जब भी खाने बैठो तो अपने शरीर को पूछो कि खाने तो बैठ गए, क्या पेट की सफाई करके बैठे? हर दिन जब आप खाना खाने बैठो तब अपने शरीर को ये सवाल पूछते रहो। आपका शरीर धीरे धीरे आपकी आत्मा की बात सुनना शुरू कर देगा और धीरे धीरे काम शुरू कर देगा। और समय के साथ जैसे जैसे आपके आंतों में अधिक मल जमा होता है, वह समय समय पर मल त्याग के लिए आपको संकेत देना शुरू कर देगा, जिससे आपके शरीर को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। यह समझे कि यदि आप अपनी आंतों को दोबारा काम पर लगाएंगे तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा ही। यहाँ ऐसा होता है कि कोई बच्चा किसी भी परीक्षा में बार बार फेल हो रहा है और हम उसे सकारात्मक सोचने के लिए कहते हैं, क्या इस बार तो मैं पास हो जाऊंगा। अगर वह बच्चा सिर्फ इतना ऐसा सोचने लगे तो क्या परीक्षा में पास हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पास होने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी तो होगी। सकारात्मक सोच के साथ पढ़ना भी पड़ेगा उसको, बच्चे को। इस प्रकार आप जब सकारात्मक सोचने का काम सिर्फ करेंगे तो नहीं चलेगा, इसके साथ
उसको इफेक्ट करने वाली जो दूसरी चीजें है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितनी बार जाए उतनी बार खाए, सोचने से कब्ज में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कब्ज को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों को भी ध्यान में लेना पड़ेगा। तो सोच बदलने से आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन 100% नहीं मिलेगा। आप सोच बदलोगे तो आपका हाथ काम तो शुरू करेगा, लेकिन जैसे कोई बच्चा बार बार स्कूल की परीक्षा में फेल हो रहा है, वो सिर्फ इतना सोच ले कि मैं तो इस बार पास हो जाऊंगा, इस बार पास हो जाऊंगा, इस बार पास हो जाऊंगा, और मेहनत नहीं करे तो वो पास होने वाला नहीं है। हाँ, उसको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो पास होने के लिए जैसे पढ़ाई की आवश्यकता है, इसी तरह हमारे शरीर में सही तरह आंतों की सफाई होती रहे, इसके लिए दूसरे जो उसके साथ रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो कब्ज करते हैं, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मन को भी पॉजिटिव करो, और जो गलत काम के कारण आपका मल त्याग सही तरह नहीं हो पाता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखो। तो एक दूसरा, क्या कौन कौन सा कारण है जो आपको मल त्याग से रोकता है? तो वो है खाने का गलत तरीका, या भोजन खाने की जो गलत तरीका है, हमारा सिस्टम जो है गलत खाने की, वो भी प्रभावित करती है। देखो, यहाँ मैं आपको ये सिखाना और समझाना चाहता हूँ कि आपके शरीर की मल त्याग की जो प्रक्रिया है उसको इफेक्ट कौन करता है? तो पहली इफेक्ट करती थी मानसिकता। तो मानसिकता को पॉजिटिव करो। अब दूसरा कारण है गलत खाने का तरीका। तो सही तरह खाने की पद्धति है, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा है भोजन का प्रकार यानी क्वालिटी। तो ये तीनों आपके कॉन्स्टिपेशन के साथ रिलेटेड है। ये तीनों को सही करना पड़ेगा आपको, तभी जाके बात बनेगी। मनुष्य उस तरह नहीं खाता जिस तरह दुनिया के अन्य सभी शाकाहारी जानवर खाते हैं। यहाँ बताया गया है खाने का तरीका, यानी खाना खाने का तरीका। मनुष्य और अन्य शाकाहारी जीवों के खाने के पैटर्न में, उसके बीच में जो अंतर है उसको जरा समझो। जब कोई व्यक्ति खाना खाने बैठता है तो वह कम से कम समय में अपना खाना खत्म कर लेता है। इंसान की जल्दी जल्दी खाने की आदत उसे इतनी बार मल त्याग करने की इजाजत नहीं देती। हाँ, ये यहाँ एक ये भी वजह है, क्योंकि आप जल्दी खाते हो तो बिना चबाए जब खाते हो तो जठर में चला जाता है, लेकिन छोटी आंत में जो झड़प से वो आगे बढ़ना चाहिए खुराक, वो बढ़ नहीं पाता है। क्यों? आपने उसको चबाया नहीं है। इसके कारण भी रुकावट होने लगती है। तो खरगोश से लेकर जिराफ तक के सभी शाकाहारी जानवर जब खाते हैं तो जल्दी जल्दी खा तो लेते हैं, लेकिन जब खाते हैं फिर बाद में जुगाली करते हैं, यानी खाया हुआ घास मुंह में वापस लाते हैं, फिर उसको चबा चबा के रस करते हैं, जुगाली करते हैं। वागोरे છે ગુજરાતીમાં એને વાગોળવાનું કહેવાય। तो चबा चबा के रस करके पीते हैं, इसी तरह वो खाते हैं। मनुष्य जल्दी जल्दी खा जाता है, फिर सोचेगा कि चबाने का भूल गए, तो क्या वो मुंह में वापस ला सकते हैं? तो वापस मुंह में नहीं ला सकते हैं। मनुष्य खाया हुआ भोजन दोबारा मुंह में नहीं ला सकता। ऐसा किस लिए? मनुष्य भी शाकाहारी प्राणी है, तो क्या ईश्वर ने अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य को भी जुगाली करने की व्यवस्था देनी चाहिए थी? सही है। देखो, गाय भैंस घोड़ा गधेरा, ये सारे जो शाकाहारी प्राणी हैं वो घास खाते हैं फिर जुगाली कर सकते हैं, वो शाकाहारी है। वो खाया हुआ मुंह में वापस लाके चबा सकते हैं। तो हम भी शाकाहारी है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो
यहाँ इसके पीछे का कारण समझना है। भगवान ने खाने और फिर भोजन चबाने के लिए मनुष्य और अन्य शाकाहारी जीवों के बीच में थोड़ा अंतर रखा है। अन्य शाकाहारी जानवर जुगाली कर सकते हैं, मनुष्य जुगाली नहीं कर सकता। ऐसा इसीलिए कि इस प्रणाली को समझना थोड़ा मुश्किल है। भगवान ने अधिकांश चार पैर वाले जानवरों में खाने और चबाने के लिए एक तंत्र प्रदान किया है। यहाँ भगवान ने मानव शरीर और अन्य शाकाहारी जीवों के शरीर में थोड़ा सा अंतर किया है। जैसे अन्य जानवरों को, जो शाकाहारी है, उनको मुख्य दो जठर होते हैं, स्टमक दो होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जानवर ये दो जठर का उपयोग कैसे करता है? जब जानवर घास खाता है तो वो जल्दी जल्दी खा लेता है। वो घास पहले जठर में स्टॉक करता है, पहले जठर में। फिर वो चुपचाप बैठ जाता है कोई छाए में पेड़ की, और जठर में जो भरी हुई घास होती है, इसमें से थोड़ा थोड़ा मुंह में वापस लाता है और उसे चबा चबा कर रस करके दूसरे जठर में डालता है। इसका मतलब कि जब घास खाता है तो स्टॉक होता है पहले जठर में। अब जब वो जुगाली करता है तो पहले जठर में से थोड़ा घास मुंह में लाता है, उसको चबा चबा के रस करता है, फिर वो रस हो गया खुराक, उसको दूसरे जठर में बेचता है और वहीं से आगे छोटी आंत में जाता है। इंसान को एक ही जठर दिया गया है, ऐसा क्यों? हम भी शाकाहारी है, मनुष्य भी शुद्ध शाकाहारी है, तो भगवान को मनुष्य को दो जठर देने की जरूरत नहीं थी क्या? दो देने चाहिए ना। लेकिन भगवान ने दो जठर नहीं दिए, क्योंकि एक जठर ले लिया भगवान ने, और एक जठर के बदले जितना जठर है, इतना बड़ा हमको भगवान ने दिमाग दिया है। तो यदि ईश्वर यह सोचता है कि मनुष्य को बड़ा मस्तिष्क दिया है, तो फिर उसको दो जठर की आवश्यकता कहाँ है? हाँ, खाने पीने में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मनुष्य ने हर जगह अपने मस्तिष्क का उपयोग किया, लेकिन एक सामाजिक प्राणी के रूप में रहना शुरू कर लिया। देखो, मगज का उपयोग कितना करता है मनुष्य, तो सामाजिक प्राणी बन गया, बुद्धि को चलाया, और इसी ईश्वर ने जो बुद्धि दी है, उसका उपयोग मनुष्य ने क्या किया? तो भाषा विकसित किया, आग का आविष्कार किया, बोलना, पढ़ना, लिखना, याद रखना। इसके अलावा हवाई जहाज बना दिए, उपग्रह बना दिए, मोबाइल बना दिए, और हम यहाँ घर बैठकर, हाँ, ये कंप्यूटर तैयार कर लिए बुद्धि के जोर से। और मैं गांधीनगर में बैठा हूँ, और आप पूरे दुनिया में बैठे बैठे ऑनलाइन आप मेरी बातों और मुझे देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो। तो ये सिर्फ दिमाग से ही संभव हो पाया है। मनुष्य ने जीवन में कभी भी ऐसी सुविधाओं का उतना आनंद नहीं उठाया जितना अब ले रहा है। हाँ, पिछले जमाने को याद करो, 20 साल पहले मोबाइल नहीं थे, 25 साल पहले। हाँ, आपको कोई दूसरे शहर में फोन करना होता तो आपको एसटीडी बूथ पे जाना पड़ता था। और आज देखो, आप यहाँ घर पे बैठे बैठे आपका लड़का, हाँ, दूसरे कंट्री में बैठा है, हजारों किलोमीटर, तो यहाँ मोबाइल पे आप उसको वहाँ क्या बैठा है, क्या कर रहा है, हाँ, वहाँ बैठे बैठे आप सारी दुनिया यहाँ बैठे बैठे आप देख सकते हो। तो इतनी जो अभी जो सुविधाएं आपको मिल रही है, उतनी सुविधाएं तो पहले के जमाने में थे ही नहीं। अब भगवान राम भी दोबारा ये धरती पे आ जाए तो आज की जाहो जलाली देख के भगवान भी पागल हो जाए। अरे, मनुष्य को इतनी फैसिलिटी मिल रही है, उनके जमाने में तो कुछ था ही नहीं। हाँ, उनके समय में आज की तरह हवाई जहाज भी नहीं थे। लंका से अयोध्या लौटने के लिए रावण का विमान का उपयोग करना पड़ा था, और उस टाइम वो स्वयं भगवान थे, फिर भी विमान तो उनको रावण का ही इस्तेमाल करना पड़ा था। और मोबाइल तो फोन थे ही नहीं, और मोबाइल फोन होते उस टाइम तो सीता का हरण भी नहीं होता।
हाँ, और उसका लोकेशन मिल जाता तो रामायण ही नहीं होती। कितना बुद्धि का प्रयोग मनुष्य कर रहा है। तो भगवान ने मगज जो दिया है ये दूसरे प्राणियों के हिसाब से सबसे बड़ा दिया है। इसीलिए भगवान ने आपको दूसरे प्राणियों के तरह दो जठर नहीं दिए हैं। तो मनुष्य अपने ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का प्रयोग खाने पीने में इस प्रकार नहीं करता जिस प्रकार वो करना चाहिए। और यदि करता तो कोई बीमार ही नहीं होता और अस्पताल भी नहीं होते। अस्पताल दवा केवल तात्कालिक सारवार के लिए ही होती। लेकिन मनुष्य क्या करता है, बुद्धि सब जगह लगाता है। अपने शरीर को ठीक रखने के लिए अपनी बुद्धि कहीं इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ एक और मानवीय गलती करता है, चबाना नहीं। इंसानों को छोड़कर कोई भी शाकाहारी प्राणी यही गलती नहीं करता है। अब देख अब देखते हैं चबाकर न खाने से क्या होता है। तुमने मान लो जल्दी जल्दी खाना खाया, दाल भात या खिचड़ी झटपट खा ली। अब आपने दाल में या आपकी खिचड़ी में मूंगफली के दाने डाले थे और आपने जल्दी जल्दी में बिना चबाए खा लिए। हाँ, अब पेट में आपके जठर में कोई ब्लेंडर मिक्सर तो है नहीं, आप वापिस मुंह में लाके चबा नहीं सकते। हाँ, तो आगे क्या होगा। भगवान ने आपको मुंह में पेट में गया हुआ वापिस लाके चबाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो बकरे है, गेटे है, गाय भैंस है, वो खाया हुआ मुंह में लाके वापिस लाके चबा के खा सकते हैं। आप नहीं कर सकते। अभी मूंगफली का जो दाना है वो पेट में गया, वहां ब्लेंडर मिक्सर है नहीं। अब वहीं से वो पूरा दाना वो आगे जाएगा कहाँ, छोटी आंत में। अब छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, लगभग 22 से 25 फीट, 25 से 30 फीट तक। अब ये 25 फीट लंबी छोटी आंत आपके पेट में कितनी जगह में समाहित है, छोटी जगह में। अच्छा, वो पतली होगी या मोटी, तो पतली कितनी होती है आपको पता है। आपका जो हाथ है उसकी में छोटी, सबसे छोटी जो उंगली है ना, लास्ट उंगली, जिसको सबसे छोटी और सबसे पतली उंगली होती है, आपकी छोटी आंत उतनी आपकी उंगली जितनी होती है। अच्छा, छोटे बच्चे की छोटी आंत उसकी उनकी उंगली जितनी होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो सिंग दाना बिना चबाए आपने खा लिया है, या तो बाखरी के या किसी के पिज्जा के टुकड़े आपने खा लिए हैं, वो आंतों में जाके उसकी क्या हालत होगी। अब बिना चबाए जाएगा तो छोटी आंत में फंसेगा। हाँ, आपने क्या किसी व्यक्ति को आपकी आंतों में धक्का देने के लिए रखा है क्या, जो खाने के बाद धक्का मारेगा। हाँ, जो भोजन चबाया नहीं जाता वही आंतों तक समय सर छोटी आंत से बड़ी आंत तक पहुंचता नहीं है। तो खुराक को बड़ी आंत तक पहुंचने के काफी समय लग जाता है। तो दोपहर में आपने जो खाना खाया वो वास्तव में शाम तक बड़ी आंत तक पहुंच जाना चाहिए और बड़ी आंत से गुजर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप नया खाते हैं, पुराना मल का कचरा तुरंत बड़ी आंत से बाहर निकलना चाहिए। और इस प्रकार इस क्रम के बाद आपका अवचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड ये कार्य बड़ी आंत के साथ करवाता रहता है। याद रखें कि अपनी माँ का दूध पीने वाले छोटे बच्चे के शरीर में क्या होता है। बच्चा दूध पीता है, यह एक तरल पदार्थ है, उसे चबाने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये तुरंत छोटी आंत से गुजरने लगता है और जमा हुआ कचरा कुछ ही समय में बड़ी आंत में पहुंच जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाता है, दूध जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा अपनी माँ का दूसरा दूध दोबारा पीता है, तब अगले टाइम जो उन्होंने जो दूध पिया था उसका बचा हुआ कचरा वो वो मल के रास्ते आगे निकल जाता है।
बड़ी आंत तुरंत उसके आदेशों का पालन करती है और जितनी बार बच्चा माँ का दूध पीता है उतनी बार पोटी कर देता है। यहाँ तक कि गैर मानवीय जानवरों में भी यह स्थिति निरंतर घटित होती रहती है। अक्सर वे खाते हैं और भोजन को तरल बनाकर ही खाते हैं। देखो, ये जुगाली करते हैं शाकाहारी प्राणी, तो खुराक का क्या हो जाता है, वो प्रवाही हो जाता है। चबा 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 कर रस करके अपनी मुंह की सलाइवा मिक्स कर कर करके और खुराक को इतना लिक्विड बना देते हैं कि लिक्विड छोटी आंत से आगे फटाफट डाइजेस्ट होके आगे चला जाता है। नया कुछ खाता है तो पुराना मल जो है छोटी आंत का, वो बड़ी आंत तक निकल जाता है और छोटी आंत खाली हो जाती है। तो छोटी आंत में हमारा खुराक अधिकतर समय रहना नहीं चाहिए। बचा हुआ कचरा मल के रूप में समय के साथ बड़ी आंत में पहुंच जाता है और जैसे ही नया भोजन खाते हैं पुराना मल निकल जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। तो मनुष्य के मामले में बिना चबाया हुआ भोजन, उसका बचा हुआ कचरा भोजन के दूसरे समय तक छोटी आंत में फंसा रहता है और जब तक बड़ी आंत तक नहीं पहुंचता तो वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो दूसरा दूसरा प्रॉब्लम ये है मनुष्य को, और जो लोग चबा चबा के खाने की आदत वाले हैं उनका जो खुराक है वो छोटी आंतों में फंसता ही नहीं, रुकता ही नहीं। समय सर डाइजेस्ट हो जाता है, समय सर उसका बचा हुआ कचरा बड़ी आंत तक पहुंच जाता है और वो लोग नया कुछ खाते हैं तो आगे पीछे जो बड़ी आंत है वो सिग्नल भी देता है कि भाई मल निकलने लायक हो गया है। तो इस प्रकार चबा चबा कर खाने की गलती के कारण आंतें भरी रहती है और बार बार खाने के बाद भी बार बार नहीं जा पाते। यह मल अधिक समय तक अंदर पड़ा रहता है और अधिक सड़ता है और रोग उत्पन्न करता है। खान पान के मामले में आयुर्वेद और योग शास्त्रों ने एक नियम बताया है कि ऐसे खाए जैसे कि तुम पी रहे हो, खुराक को ऐसे पियो जैसे प्रवाही को ऐसे पियो जैसे वो खा रहे हो। तो ये नियम आयुर्वेद कहता है कि खाना इस तरह खाओ जैसे कि पीते हो और प्रवाही को इसी तरह पियो जैसे खा रहे हो। तो ये आयुर्वेद का नियम है। दुनिया के सारे प्राणी ये नियम का पालन करते हैं, चबा चबा के खाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है वो चबा के नहीं खाता है। इसका मतलब है कोई भी खाना, आपको खाना नहीं बल्कि पीना है। कैसे? तो आप रोटी और सब्जी खाने के लिए उसको खाना नहीं है बल्कि उसको पीना है, तो पीने के लिए क्या करोगे, कैसे करोगे? तो रोटी सब्जी को इतनी बार चबाओ कि चबाते समय वो तरल हो जाए और लार जितनी मुंह की लार, जितना खोराक उतनी मुंह की लार हो मिक्स हो जाए। खुराक तरल हो जाने पर उसको पीना है। इस तरह से पीने वाला व्यक्ति जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ता है। वहां मनुष्य ने हर जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन मनुष्य शाकाहारी जानवर की तरह चबाने की आदत को त्याग दिया है और बीमारियों का शिकार बन गया है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी गलती ये है, एक तो चबाता नहीं है, गलत मानसिकता में जीता है कि खाने का 5 बार निकालने का 1 बार, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। हाँ, तो आपको कुदरत के नियमों का पालन करना पड़ेगा और मुझे उसका एक्सपीरियंस भी है। हम दिन में 2 ही बार खाते हैं और हमारा पेट 2 बार अपने आप पोटी कर लेता है। तो इसमें कोई समस्या है ही नहीं। जब आपकी मानसिकता चेंज कर लो, आप चबा चबा के खाने की आदत डालो, तो अपने आप शरीर सफाई करने का काम अपने आप करता रहता है। हाँ, ये बात है कि भी खाओ और तुरंत सिग्नल मिल जाए, वो बात नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसा खुराक नहीं खाते जो दूसरे प्राणी खाते हैं, जैसे कि पत्तियां अकेली। क्योंकि वो जो खुराक खाते हैं इसमें फाइबर का प्रमाण ज्यादा होता है और हम मनुष्य की तरह जब खाते हैं तो इतना फाइबर नहीं खाते जितना दूसरे शाकाहारी प्राणी की तरह। तो दूसरे शाकाहारी प्राणियों के शरीर में मल जो बचता है वो ज्यादा बचता है खुराक के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। और हमारे खुराक में फाइबर कम होते हैं और डाइजेस्ट हो जाए ऐसा खुराक ज्यादा होता है जो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मल थोड़ा कम बनता है, लेकिन
वो मल समय के हिसाब से बाहर निकल जाता है। तो वो उन अज्ञानी जानवरों को चबाकर खाने की सलाह या मार्गदर्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने उन्हें दो जठर दिए हैं और पहले पेट में भरा भोजन तब तक दूसरे जठर में नहीं जा सकता जब तक उसे वो चबाया न जाए। इसलिए तरलीकृत भोजन यानी प्रवाही बन गया जो भोजन है, समय पर छोटी आंच से होकर गुजरता है तो आवश्यक पोषक तत्व ले लेता है और संचित जो मल है वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है और सड़ने से पहले वो उत्सर्जित भी हो जाता है। तो मल जो है वो कम समय में शरीर से बाहर भी निकल जाता है। जब मनुष्य चबाने के लिए समय नहीं देता है तो उसके शरीर में ये मल समय पर बाहर नहीं निकल पाता। और यदि भगवान ने मनुष्य को दो जठर दिए होते तो मनुष्य जुगाली कर करके चबा चबा कर खाता तो फिर बीमारी की समस्या रहती ही नहीं। लेकिन भगवान ने आपको दो जठर नहीं दिए। इस गलती को अभी से सुधार ले। अगर आप दिन में दो बार खाना खाते हैं तो दो बार मल त्याग हो जाना चाहिए, और हो जाता है तो बीमारी आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब चबाने के फायदे देखो। पहला फायदा है वजन बढ़ता नहीं। भोजन उतना ही खाया जाएगा जितनी शरीर को आवश्यकता होगी। आपके भोजन के साथ पर्याप्त मात्रा में लार जाएगी, और लार अल्कलाइन होती है जो बीमारियों को आने से बचाती है। आपकी बॉडी की पीएच वैल्यू भी अल्कलाइन रखती है वो। अब भोजन की गुणवत्ता। भारी भोजन भी आपको कॉन्स्टिपेशन करता है। तो मनुष्य जितनी बार खाता है उतनी बार नहीं जा सकता। इसके पीछे तीसरा कारण ये भी है कि भी खुराक की गुणवत्ता को समझना जरूरी है। आइए इसको समझने के लिए एक सरल प्रयोग करते हैं। आप एक एक वे तराजू ले लीजिए। यहाँ पैमाना लिखा है, उसको तराजू समझना है। तो तराजू जो है होते हैं उसके दो पान होते हैं। आप एक पान के अंदर मुट्ठी भर अनाज रखो और दूसरे पल्ले में आप पत्तियां रखो। अब दोनों का वजन बराबर कीजिए। अब ये बराबर वजन से आप दोनों पल्लों को देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा पल्ला कौन से पल्ले में सबसे ज्यादा जगह रोकेगा। तो आप देख सकोगे कि जिसमें हम आपने पत्तियां रखी है वो पूरा पल्ला भरा भरा हुआ होगा, और अनाज के जिसमें आपने अनाज रखा है वो कम जगह रोकेगा। यानी वैज्ञानिक की भाषा में उसको बोलते हैं तो ये कह सकते हैं कि जिसमें आपने अनाज रखा है उसका घनत्व ज्यादा है, अधिक होता है, और पत्तियों का घनत्व कम होता है। यानी डेंसिटी कम है पत्तियों में, अनाज में ज्यादा है। पत्तियां वजन में हल्की है, इसीलिए वो ज्यादा जगह रोकती है, और अनाज ज्यादा वजन वाला है इसलिए कम जगह रोकता है। तो ये वजन जो है वो हाई डेंसिटी अनाज में है और पत्तियों में कम घनत्व यानी लो डेंसिटी है। तो ये यहाँ समझने वाली बात यह है कि दुनिया में इंसानों को छोड़कर सभी शाकाहारी प्राणी पत्तियों जैसे कम वजन वाले भोजन को खाते हैं। इंसान ज्यादा वजन वाले भोजन खाता है यानी अनाज ज्यादा खाता है। तो हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो चार लोगों के बीच में सब्जी की डिश का ऑर्डर एक होता है कि एक डिश मंगवाते हैं सब्जी, और सारे लोग तंदूरी तीन तीन पांच पांच खा जाते हैं। यानी हम अनाज ज्यादा खाते हैं, सब्जी कम खाते हैं। तो भोजन जो है वो हल्का जितना होगा इतना आंतों को ज्यादा आगे भेजने में आसानी रहेगी। तो यहाँ घनत्व जो है वो आंतों की फंक्शनिंग पे असर करता है। मनुष्य अधिकतर अनाज ज्यादा खाता है, भारी पदार्थ ज्यादा खाता है, और दुनिया के सभी शाकाहारी जीव पत्ते ज्यादा खाते हैं। तो आप जब रोटी या भाखरी खाते हैं ज्यादा और बिना चबाए खाते हैं तो ज्यादा वजन वाला होता है,
आंतों में लोड पड़ता है, तो भोजन को आंतों में प्रवेश होने के बाद वो आंतों को उसको धक्का देना मुश्किल हो जाता है और भारी भोजन आगे बढ़ नहीं जा सकता। तो यह आंतों में लंबे समय तक रहता है और दोपहर को खाया हुआ अनाज शाम तक छोटी आंत में ही पड़ा रहता है, वो बड़ी आंत तक पहुंच ही नहीं पाता है। मान लो आपने अनाज की जगह हरी पत्तियों का जूस पिया, हरी पत्तियां फल खाए, सब्जी खाए, अंकुरित खाए, तो वो हल्का खुराक खाते हैं तो जल्दी डाइजेस्ट होके बड़ी आंत तक जल्दी पहुंच जाता है। अब तो दूसरे दिन सुबह में टॉयलेट करोगे तो वो अगले दिन दोपहर वाला सारा बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपने भारी वजन वाला खाया है तो दूसरे दिन सुबह बाहर नहीं निकलेगा। तो ये भारी खाद्य पदार्थ लंबे समय तक शरीर में रुक जाते हैं। तो वजनदार खुराक खाने से जितनी बार खाओ उतनी बार आप नहीं जा सकते। तो ये नियम हम तोड़ते हैं। भोजन जितनी देर तक आंतों में रहेगा, भारी भोजन उतना ही अधिक सड़ने लगेगा और इससे बीमारी आने लगती है। मैं आपको भारी भोजन का एक और उदाहरण देता हूँ। हाँ, आप उत्तरायण के दिन हम तिल और चिक्की बनाते हैं और खाते हैं। चिक्की खाने के दूसरे दिन नहीं बल्कि तीसरे दिन अपने मल की जांच करें, इसमें आपको सिंगदाने की चिक्की के टुकड़े मिलेंगे। तो आज आपने चिक्की खाई, उसका मल तीसरे दिन आपको बाहर निकला हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भारी भोजन खाया तो वो भोजन का बचा हुआ मल तेजी से आंतों से गुजर जाना चाहिए, लेकिन वजन के हिसाब से नहीं जाता है और वो बचा हुआ मल 2 दिन या 3 दिन के बाद शरीर से बाहर निकलता है। तो ये वजन वाला जो खुराक है, आप खुद ही ये प्रयोग करके चेक कर सकते हो। तो भारी वजन वाला खाना खाने से दिक्कत तो नहीं है, खाना चाहिए, नहीं खाने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शरीर में वो 2-3 दिन तक रहने के बाद सड़ जाता है और बीमारी का कारण बनता है। तो इस प्रकार आप उसको चबा चबा के रस करके खाओगे, सलाइवा के साथ खाओगे, आधा पेट आप रस से भरो, मुंह के सलाइवा से, और आधा ही भोजन से भरो, तो लिक्विड डाइट हो जाएगा। तो फिर समस्याएं रहेगी नहीं और समय पर बाहर निकल जाएगा। आप यही चिक्की के दाने को आप चबा 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 कर रस करके और दूसरे हल्के भोजन के साथ मिक्स करके डालो। अब पत्तियों जैसे या सब्जियों के साथ उसको चबा चबा के खाइए, तो जितना दूसरा हल्का खुराक इसमें मिक्स हो जाएगा तो वो जल्दी आराम से आगे बढ़ पाएगा। तो 3 कारण हमने देखे कॉन्स्टिपेशन के। गलत मानसिकता, 3 बार खाओ एक ही बार जाओ, तो मानसिकता बदलनी है। बिना चबाए खाना खाना, वो दूसरी गलती है। तो अब आपको क्या करना है, हर भोजन को कम से कम 32 बार चबाना है। और तीसरी गलती जो करते हैं वो भारी वजन वाला खुराक ज्यादा खाते हैं। तो वजन वाले खुराक को कम करो और हल्के खुराक को ज्यादा खाओ। तो ये 3 जो फैक्टर है जो हमारे शरीर को इजीली डाइजेस्ट करने से रोकता है, उसको आप ध्यान में रख के करोगे, खाने में चेंज करोगे, मानसिकता बदलोगे, भोजन की क्वालिटी बदलोगे, तो फिर कॉन्स्टिपेशन रहेगी ही नहीं और कब्जियत होगी नहीं, बीमारी आएगी नहीं। अगर 3 गलतियों को सुधार लिया जाए तो शरीर में कब्ज की समस्या नहीं होगी। सभी धर्म कहते हैं कि कब्ज हर बीमारी की जड़ है। हाँ, हर एक में आप देखो, किसी भी साइंस, आयुर्वेद वाले हो, नेचुरोपैथी वाले हो, एलोपैथी वाले हो, सब बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ही सारी बीमारी की जड़ है। अगर कब्ज ही नहीं है तो बीमारी का सवाल ही नहीं उठता। तो इसको इसको 3 कारणों से हमको सुधारना है। तो जितनी बार खाओ उतनी बार मत जाओ, ये मानसिकता से बाहर निकलो। जब भी आप खाना बैठो तो अपने आप को पूछो कि आप खाने बैठ गए, क्या आपने निकाल के खाने बैठे। ऐसा करने से आपका छोटा मस्तिष्क आपके शरीर को
ऑर्डर करता रहेगा कि भी खाया है तो निकालते रहो। जब आप खाना खाने बैठो तो खाना इसी तरह खाओ जैसे जल्दी खत्म करने के लिए भोजन को जल्दी मत खाइए, चबा चबा कर ही खाइए, जल्दबाजी में मत खाइए। आपकी थाली में जो भोजन परोसा गया है उसके भोजन की मात्रा भी जांच करें। वजनदार भोजन जो है, सरल भाषा में जो भोजन हम खाते हैं उसे पानी में डालते हैं तो पानी में डूब जाता है, वो भारी भोजन होता है। और पानी में तैरता है वो हल्का भोजन होता है। तो आपको भोजन की क्वालिटी भी देख लेनी है कि जो पानी में तैरता हो ऐसा हल्का भोजन आपके भोजन की थाली में ज्यादा होना चाहिए। तो भोजन जितना हल्का होगा उसमें पोषक तत्व उतने ही अधिक होंगे। भोजन का वजन जितना अधिक होगा कैलोरी उतनी ही अधिक होगी। ऊर्जा वाला भोजन केवल उन लोगों को खाना चाहिए जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो जो शारीरिक श्रम करते हैं वो मेहनत वाला यानी कैलोरी वाला भोजन खाए। मजदूर जैसे खेत मजदूर जो है, लॉरी खींचने वाले हैं, ऐसे जो मजदूर है वो शहर में, जो लोग शहर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, हाँ, उन लोगों को ऐसे भारी भोजन खाने से बचना चाहिए। अगर खाना ही है तो अपक्व अंकुरित अनाज खाइए ताकि कब्ज न हो और बीमारी न हो। आप जब मूंग को अंकुरित करते हैं ना तो उसका वजन हल्का हो जाता है। तो अनाज जो है वो अंकुरित करने से उसमें फायदा हो जाता है, वजन हल्का हो जाता है। तो फिर कॉन्स्टिपेशन में बेनिफिट रहता है, कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं इससे। अब शरीर में आप कितना भी चबा के खाओगे लेकिन जितना भोजन उतना आपका मुंह का सलाइवा कभी जाने वाला नहीं है। तो हमको क्या करना है कि भोजन खाने के बाद हमको ऐसे मुखवास लेने हैं जिससे हमको मुंह में पानी भी आ जाए, जठर में सलाइवा भी चला जाए और साथ में डाइजेशन भी अच्छा हो जाए। तो शाकाहारी जानवर के शरीर में जितना भोजन जाता है उतनी ही लार उसके मुंह से जानी चाहिए। मानव शरीर भी शाकाहारी है। यदि उसे अपने द्वारा खाए गए भोजन को अच्छी तरह से पचाना है तो भोजन के साथ लार भेजनी होगी। खाने की हमारी गति के कारण हम पर्याप्त लार नहीं भेज पाते। हमारे शास्त्रों में मुखवास की व्यवस्था की गई है क्योंकि पेट में जो लार की मात्रा कम हो गई है उससे बाद में मुंह के जरिए भेजा जा सकता है। तो सूरजमुखी एक ऐसा मुखवास है जो कि शरीर की सभी प्रणालियों को लाभ पहुंचाता है। यह स्वाद में बादाम जैसा होता है और मुंह में लार भी लाता है। सूरजमुखी को जितनी बार आप खाए, खाने के बाद दो दो चम्मच मुखवास के रूप में खाए। ध्यान रखें कि इन बीजों को भूनकर नहीं खाना है, अन्यथा लाभ की जगह हानि होगी। बादाम से सस्ता है, गुणवत्ता में लाजवाब है, स्वाद में बादाम जैसा है और गुजराती को तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब सनफ्लावर सीड्स वो कितने बढ़िया होते हैं। तो हड्डियां मजबूत करती है, आपकी चमड़ी के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी चेताओं में मदद करता है, मिनरल से भरपूर होते हैं, एनीमिया से बचाता है यानी खून बढ़ाता है, आपके हृदय की तंदुरुस्ती बढ़ाता है, हड्डियों में फायदा करता है, आपके शरीर के सेल को नुकसान से बचाता है और कैंसर को आगे बढ़ने से बचाता है। उतने फायदे ये सनफ्लावर सीड के अंदर होता है। तो अकेले सनफ्लावर को मत खाइए। आपको क्या करना है मुखवास में कि कपूरी पान आता है। तो आपको क्या करना है, जो पान वाले होते हैं उनके वहां से आपको एक कपूरी पान लाके घर पे रखना है। उसको कपड़े में ढांक के फ्रिज में रखोगे तो हफ्ते 10 दिन तक ये कपूरी पान को फ्रेश रख पाओगे। तो आपको कपूरी पान लेना है, इसके अंदर आपको ये सनफ्लावर सीड डाल देने हैं, पंपकिन के बीज डाल देने हैं, इसके अंदर थोड़ा सा जो खजूर होता है उसको आप डाल दीजिए, थोड़े बादाम के दाने डाल दीजिए, थोड़े मुनक्के डाल दीजिए, या लविंग डाल दीजिए,
या तेज पत्ता है तो उसको थोड़ा डाल दीजिए। ऐसे अलग अलग प्रकार तिल के सीड जो होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और टेस्ट के लिए जो गन्ने की रस की सिरप आती है जिसको काकवी बोलते हैं, या तो शहद आप डाल सकते हो। तो ऐसे टेस्टी चीजें, हाँ, या तो आप गुड़ भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो ऐसी अच्छी अच्छी खाने वाली चीजें ये कपूरी पान के अंदर डाल के फिर उसको मुंह में रख के आप पान चबाते हो इसी तरह, धीरे धीरे चबा 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 के खाइए। तो धीरे धीरे आपके मुंह की लार पेट में जाएगी। साथ में आपने पान जो आप कपूरी पान खाया है तो हरी पत्ती का भी लाभ मिलेगा, क्लोरोफिल का भी लाभ मिलेगा, और आपको काफी डाइजेशन में फायदा हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग कपूरी पान में क्या खाते हैं, खाने वाले मसाले खाने वाली चीजें नहीं खाते, लेकिन इसमें लोग चूना डालते हैं, कत्था डालते हैं, तम्बाकू डालते हैं। और ये मसाले की जगह आप और पान के गल्ले वाले उन लोगों को गलत चीज खिलाते हैं, सुपारी डालते हैं। तो सुपारी हर रोज खाने वाली चीज नहीं है। तो सुपारी मत खाइए, इसकी जगह आप अच्छी चीजों का पान बनाइए और उसका प्रयोग कीजिए। तो इससे आपको काफी फायदा रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ये शरीर की सफाई में कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और हमको हमारा माइंड कैसे काम करता है, भारी वजन कैसे काम करता है, और चबा के खाने के फायदे क्या है। तो ये इतनी सारी टॉपिक पे हमने बात की है। अब दिन अगले मंडे को जो लेक्चर होगा वो 14 नंबर का, जो षट कर्म के प्रकार क्या है उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। और फिर इससे आगे हमारा कोर्स चलता रहेगा। अ, अब हमारे पास 10 मिनट जैसा समय है। आज के टॉपिक में जो जो बातें हुई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं और सवाल को पूछ सकते हैं। गौरी अमित। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो। सर मुझे ये पूछना था, अभी आपने जो बताया कि खाना चबा के खाना चाहिए और हमारा क्यों डाइजेशन खराब हो जाता है, ये सब अभी बहुत सारे सालों से तो ऐसे हो गया है कि इतनी जानकारी नहीं थी और हर चीज जल्दी जल्दी में करनी थी, तो पूरा सिस्टम अभी हम लोगों ने खराब कर दिया है कि अभी पूरा यानी जाम हो चुका है। तो अभी ये रिवर्स हो सकता है, ये जी, अभी अभी से देखो लोग ये फॉलो तो। देखो मैंने यहाँ 3 बातें पे आपको जोर दिया था। पहला तो हमारी मन की जो सोच है, वो सोच को बदलो कि भी हम 2 बार खाए या 3 बार खाए, कम से कम 2 बार तो शरीर अपने आप को अपना मल निकालता रहना चाहिए। उसके लिए हमको गर्म पानी पीने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, नहीं चाय पीने की जरूरत पड़नी होनी चाहिए। क्योंकि हम चाय पिए फिर पोटी हुए वो तो बात गलत है, गर्म पानी पिए तब निकले वो तो बात गलत है। शरीर को छूट दो, शरीर को बोलो कि तुम अपना काम अपने हिसाब से किया करो, उसमें हम आपको कोई इंटरफियर नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका शरीर, आप खुद आपके शरीर नहीं हो, आप शरीर के ड्राइवर हो। आपका आत्मा शरीर के अंदर अलग से विराजमान है और शरीर को अपना काम करने देने की छूट दे दो। तो ये मानसिकता बनाओगे ना तो शरीर अपने आप अपना काम शुरू कर लेगा। दूसरा कि चबा चबा के खाने से क्या होगा, जो खुराक जाएगा वो लिक्विड होके जाएगा। अब लिक्विड होके जाएगा तो छोटी आंत में जल्दी पास हो जाएगा। अब छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो दूध तो लिक्विड है, दूध लिक्विड है तो छोटी आंत में फटाफट आगे बढ़ जाता है, तो डाइजेस्ट हो जाता है, बचा हुआ कचरा बड़ी आंत तक पहुंच जाता है। नया दूध पीता है तो पुराना मल निकल जाता है। तो हमारी छोटी आंत में कम समय में खुराक रहे उसके लिए उसको लिक्विड होके जाना आवश्यक है। तो खाने का तरीका बदलो।
और तीसरा, जो वजन वाला खुराक है, जो अनाज है, वो अनाज कैलोरी के लिए है। जो मजदूर लोग हैं वही उसको खाए। जो मेहनत नहीं करते हैं, मजदूर की व्याख्या क्या है? 50 किलो सीमेंट की बोरी माथे पे रखे, 5 मंजिले की बिल्डिंग में दिन में 25 बार चढ़ उतर करे, उतनी मजदूरी करने वाले को मजदूर बोला जाता है। हम इतनी मजदूरी नहीं करते हैं तो हम अनाज क्यों खाए इतना ज्यादा? आप अनाज को एक ही बार खाओ। देखो, एक बार अनाज खाओ, बाकी के समय में हल्की चीजें जो पानी में डालने से तैरनी चाहिए, ऐसी हल्की चीजें खुराक में प्रयोग करो। फल है, पत्तियां है, और अनाज, या तो दालें खानी है तो उसको अंकुरित करो। अंकुरित करने से वो दाल रहेगी ही नहीं, वो पौधा बन जाता है, वनस्पति बन जाती है, उसका वजन हल्का हो जाता है। तो ये तीन बातें ध्यान में रख के आप आपके डाइट में चेंज करोगे, मानसिकता बदलोगे, वजन में हल्का खाओगे और चबा चबा के खाओगे, तो आपके पेट को हल्कापन महसूस होगा। आंतों में मल बचेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, और जल्दी पास हो जाएगा, और शरीर समय पे उसको निकाल देगा। और आज खाया हुआ मल आप दूसरे दिन सुबह में जब टॉयलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगले दिन वाला सारा कचरा निकल गया। वो कलर का उसका जो रेसिड्यू होता है वो सब देख के पता चल जाएगा कि वो अगले दिन वाला निकल गया। और जिस जिस दिन आप वजन वाला खाते हो, तो आप प्रयोग करके देख लेना, दूसरे दिन तो नहीं निकलता है, तीसरे दिन निकलता है। और जितना टाइम मल अपने शरीर में रुकता है, उतना वो ज्यादा सड़ने लगता है और शरीर में समस्याएं बढ़ाने लगता है। तो हम तो ये सब कुछ देख चुके हैं, हमने प्रयोग करके रखा है, और सब प्रयोग करने के बाद ही ये सारी बातें मैंने पुस्तक में लिखी हुई है। तो जो मैंने लॉजिक आपको समझाया, उसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए, उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए और प्रयोग कीजिए। प्रयोग करोगे तो आपको अपने आप उसका फायदा जरूर दिखने लगेगा। हाँ, आप मेहनत करते हो, अशक्ति का प्रॉब्लम रहता है, तो कैलोरी वाला डाइट लो, नहीं लेने की बात नहीं है। लेकिन कैलोरी के लिए वजन वाला ही खुराक खाना पड़े, वो मानसिकता गलत है। देखो, कैलोरी के लिए आप अ, गन्ने का रस पियो तो वो मीठा है। जितना स्वाद स्वीट होता है, मीठा, वो सब कैलोरी है। आप गन्ने का रस ले सकते हो, शहद ले सकते हो, मीठे फल खा सकते हो। अच्छा, कैलोरी के लिए आप जो जिसके अंदर फैट होती है, चर्बी युक्त तो खुराक भी आप ले सकते हो। जैसे कि भी आप मूंगफली के दाने हैं, तो उसको आप अंकुरित करो, उसको पानी में भिगो के रखो 2 दिन, फिर वो हल्के हो जाएंगे, उसमें जो फैट है वो लिक्विड हो जाएगा। आप देखो, मूंगफली के कच्चे दाने को दबाते हैं तो इसमें से तेल निकलता है। ये तेल आप पानी में डालोगे तो तैरता है। ठीक है। अब यही मूंगफली को आप पूरी रात पानी में रखो, फिर आप उसको दबोगे तो उसको प्रेस करोगे तो तेल नहीं निकलेगा, दूध निकलेगा। तो अब ये तेल कहाँ गया? ये दूध में आ गया। अब ये दूध आप पानी में डालो तो तैरेगा या मिक्स हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा पानी में। तो ये तेल कहाँ गया? तो पानी में आ गया, यानी वाटर, ये लिक्विड हो गया, ये वाटर सॉल्यूबल हो गया। तो लेकिन वो फैट था, तो फैट की तो जो कैलोरी वैल्यू है वो कम नहीं होती है, वो तो वही की वही रहती है, लेकिन उसका बंधारण चेंज हो जाता है, ये हल्का हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और पेट को लोड भी नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, तेल का तड़का लगाते हैं, उसको फ्राई करते हैं, और अनाज वाले जो आटा होते हैं अलग अलग प्रकार के, वही गेहूं की और दूसरी प्रकार के, उसको और हैवी डेंसिटी कर करके खाते हैं। तो हमारे पेट में ज्यादा वो आसानी से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ओके। और एक पूछना था सर, जैसे जी। अभी हरी पत्तियां है वो है, और एक जो सब्जियों का दूसरा ये है, भिंडी है या बैंगन है, ये सब चीजें किस में आती है फिर? देखो, वो आपको सिंपल सा लॉजिक तय करना है कि आप वो सब चीज को पानी में डालो, पानी में हम्म जो चीज तैरती है
वही चीज आपके भोजन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब आप बैंगन डालते हो, लौकी डालते हो तो तैरता है। अच्छा, इसकी जगह आलू डालोगे, क्या तैरेगा, बैठेगा? बैठ जाएगा नीचे। तो अब आलू खाओ या गेहूं खाओ, सब एक ही है। ओके। ये वजन वाला ही है। जो वजन वाली चीजें है वो शरीर में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन करती है। तो हमारे हम्म। भोजन में जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, उन लोगों को तो खास ध्यान रखना है। जो मजदूर है उनकी बात छोड़ दो। और जो मजदूर है उनको तो शरीर में समस्या है ही नहीं। उनको तो ये कुछ पढ़ने की या कुछ कसरत करने की, योगा करने की, जिम में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि वो मेहनत करके जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन शहर में रहने वालों के लिए ही सबसे ज्यादा समस्याएं हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं। तो हमारे डाइट में हल्की चीजें सबसे ज्यादा होनी चाहिए और वजन वाली सबसे कम होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है। ओके, धन्यवाद सर। जी, नीलम। सर वो मुझे पूछना था कि लास्ट क्लास वाला वीडियो कब अपलोड होएगा? ये शायद एक हफ्ता लगता है, क्योंकि उन लोगों को उसका रिकॉर्डिंग करके उसको अपलोड करने का सब होता है। तो एक हफ्ता शायद लग जाता है वो। अ, एक हफ्ते पहले तो शायद नहीं होगा मेरे हिसाब से। वो दूसरे हफ्ते आपको मिल जाता है उस। हाँ, जैसे अभी 19th का अभी तक आ जाना चाहिए था, बट अभी तक आया नहीं है। तो मैं बात कर लूंगा रिद्धि बहन से। वो सुनती होगी तो शायद समझ लेगी। सर वो पंपकिन के सीड्स और जो सनफ्लावर सीड है उसको भिगो के खाना चाहिए या डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं? देखो, यहाँ क्वालिटी जो होती है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है। आप मान लो थोड़ा शारीरिक श्रम कर लेते हो, हम्म। तो आप सीधे कच्चे सीड्स खाओगे तो चलेगा। क्योंकि अच्छा। मेहनत करने वाले को थोड़ा वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है जरा देखो। जो बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चे की डाइजेस्टिंग कैपेसिटी इतनी बड़े लोगों की तरह ताकत वाली नहीं होती है। उनको इसके लिए लिक्विड डाइट ज्यादा दिया जाता है। इसीलिए तो बच्चे को दूध दिया जाता है कि भी लिक्विड मिलेगा तो डाइजेस्ट आसान हो जाएगा। तो जो बच्चों के लिए आपको देना है, तो उनको सीधे सीड्स नहीं देने चाहिए। उसको पानी में भिगो के रखने से वो जो सीड्स के अंदर जो चर्बी है वो सब जो है ना, वो वाटर सॉल्युबल हो जाती है। तो बच्चे उसको आसानी से पचा पाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब बड़े लोग हैं तो उसको आप चबा चबा के खाइए। अब जब चबाते हो तो इसके अंदर मुंह की सलाइवा इकट्ठा हो जाती है। फिर वो सलाइवा मिक्स होती है तो भी दिक्कत नहीं आती है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन छोटे बच्चे ज्यादा चबाने रुकते नहीं है और बिना चबाए खा लेंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे को भिगो के ही देने चाहिए। उसकी या तो क्रश कर लीजिए, चटनी बना लीजिए, या तो उसको इंस्ट्रक्शन दो कि भी खास करके वो ऐसी चीजें को चबा चबा के रस करके खाए, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन खा रहा है और खाने के बाद वो शारीरिक श्रम करता है या नहीं करता है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मान लो आप शारीरिक श्रम करते भी हो, तो आपको रोस्ट करके तो कभी नहीं खाना है। श्रम करने वाले को भी सेक के नहीं खाना है। क्योंकि सेक जो गर्म होता है, चर्बी, फ्लैट, तो जो फैट जो होता है जो गर्म हो जाता है, तो वो इतना खराब हो जाता है कि आप पसीना भी निकालोगे, जिम करोगे, तो भी वो शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इतना खराब हो जाता है। तो गरम करके तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चर्बी युक्त जो भी पदार्थ है, वो तेलीबिया वाली चीजों को तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो सर अलसी को कैसे कंज्यूम करें? अलसी कच्ची ही खानी चाहिए। आजकल जो मुखवास में खाते हैं सब रोस्ट किए हुए खाते हैं। और रोस्ट की हुई अलसी आपके बेड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लॉकेज को भी बढ़ाती है। बीपी एसिडिटी भी बढ़ाता है, वो नहीं खानी चाहिए। लेकिन लोग खाने में अच्छी लगती है, क्रंची लगती है, इसीलिए लोग अलसी ज्यादा खाते हैं। मैं तो बोलता हूँ अलसी की जगह आप तिल के जो सीड्स है उसको कच्चे चबा चबा के खाओ, सनफ्लावर के सीड के खाओ,
पंपकिन के सीड को खाओ, लेकिन अलसी को रोस्ट करके तो मत ही खाओ। वो कच्ची खाना ही तो कच्ची खाओ, लेकिन कच्ची खा नहीं सकोगे आप, क्योंकि वो चिकनी लगती है। हम्म। और सर मखाने भी फिर रोस्ट करके नहीं खाने चाहिए, वो भी कच्चे खाने चाहिए? मखाने में फैट होता है क्या? फैट तो नहीं होता है। बस फैट, यहाँ दिक्कत है फैट वाली चीजों का। अच्छा। मुझे पता नहीं है मखाने में कितनी चर्बी होती है, आप चेक कर लेना, उसका थोड़ा सर्च कर लेना। हम्म। और सर अगर जैसे मेरे रिलेटिव है, उनको खड़ा बहुत रहना पड़ता है, टीचर है वो, तो जी। उनके नी में बहुत पेन होता है, हाँ तो तो ये मसल्स है ना वो खींच जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मसल खींचते तो सबके हैं, लेकिन खींचे हुए मसल अपने आप ठीक हो जाने चाहिए। तो उसको ठीक करने के लिए उसको सही खुराक चाहिए। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, एक तो सही खुराक नहीं देते हैं, काम ज्यादा करते हैं, मसल खींच जाते हैं, रिपेयर होते नहीं है, पेन होते हैं। ये मजदूर लोगों की हालत यही है। मजदूर लोग ज्यादा मजदूरी करते हैं, पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं कि उनके मसल खींच जाते हैं। रात को सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है, पेन होने लगता है। फिर नींद के लिए वो लोग शराब पीते हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ जरूरत शराब की नहीं थी। जरूरत क्या थी कि जो मसल्स हर रोज घिस जाते हैं, उसको वापस ठीक करने के लिए सही पोषक तत्व वाला खुराक होना चाहिए, और सही न्यूट्रिशन मिले उसको, नेचुरल न्यूट्रिशन मिले, और साथ साथ में अपना शरीर का खून भी सही होना चाहिए। यानी हरी पत्ती का हरा रंग जो क्लोरोफिल है, वो नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाता है, वो भी मिलना चाहिए, लेकिन वो हम देते नहीं है। और इसके हिसाब से फिर नींद नहीं आती है तो शराब पीते हैं। अब मेंटेनेंस होता नहीं है, तो इसके कारण आप देखिए जितने मजदूर लोग हैं वो मेंटेनेंस का खुराक नहीं खाते, इसके कारण उसकी उम्र हम्म। होगी 40 साल की, लेकिन दिखता होगा 60 साल का बुढ़ा। सब जगह सही ऐसे है ही सर। दिखेगी आपको। तो इसका कारण यही है कि जो जो सही भोजन उसको खाना चाहिए, उसके बारे में नहीं हम उसको सिखाते हैं, नहीं स्कूल में पढ़ाया जाता है, नहीं डॉक्टर बताते हैं, नहीं कहीं पेपर में आती है सही बातें कि भाई सही है। आपको ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। ये कोई बताता ही नहीं, कहीं भी नहीं आती है। हम यहाँ जो बातें करते हैं ये प्लेटफॉर्म पे, हमारी योगाहार की बुक पढ़ जिन लोगों ने पढ़ी है उसको पता चलेगा कि मैंने जो बातें बताई है, शायद दुनिया की कोई हेल्थ के ऊपर लिखने वाले कोई भी लेख में या कोई डॉक्टर के पुस्तक में या कोई अभ्यासक्रम में कहीं नहीं है। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ। यस सर। तो सर वो ग्रीन जूस रोज पीना हाँ, चाहिए? हरी पत्ती वो खाए, चबा चबा के खाए। आ, और साथ में विटामिन के लिए भी ध्यान रहे, क्योंकि हम क्या करते हैं, गलत चीजें खा के हमारे शरीर में जो विटामिन बनाने वाले प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है उसको भी मार देते हैं। चाय ज्यादा पीते हैं उबाल उबाल के, काली एसिडिक कर करके। तो जो विटामिन बनाने वाले जो बैक्टीरिया है वो मार दोगे तो भी समस्या है। तो दही का प्रयोग करो, प्रोबायोटिक छाछ का प्रयोग करें, दूध चाय कॉफी बंद करें, हरी पत्ती अपने भोजन में बढ़ाए, और चबा चबा के रस करके पिए। ये ध्यान रखे, तो अपने आप उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, फिर समस्या खत्म हो जाएगी। और तो विधि सर चिया सीड रोज ले तो सही रहेगा ना, एक नहीं, चम्मच? चिया देखो, चिया सीड का काम है न्यूरॉन के लिए होते हैं, वो चेताओं के लिए अच्छे हैं। यहाँ उनकी मसल की समस्या है, मसल्स जो है वो वीक होते जाते हैं। तो मसल्स को ठीक करना है, उसके लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन में विटामिन भी चाहिए, खून भी चाहिए, ये चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये मायने रखती है। चिया सीड जो होती है ना, वो मानसिक बीमारी के लिए है, वो उसके लिए नहीं है। तो सर स्पिरुलिना रोज ले? हाँ, स्पिरुलिना जो है ना, वो हरी पत्तियों में सबसे उत्तम है। आप हम्म। जमीन पे होने वाली कोई भी पत्ती ले लो, इसके कंपैरिजन में स्पिरुलिना में जितने न्यूट्रिशन मिलेंगे, जितना क्लोरोफिल मिलेगा,
इतने शायद दुनिया के कोई पत्ती में नहीं मिलते। तो स्पिरुलिना सबसे बढ़िया है, एक एक दो दो गोली उनको हर रोज लेनी चाहिए। अच्छा। और सर जो मोरिंगा की जो सीड्स है, ये गोलियां हैं, वो भी साथ में? मोरिंगा पत्ती की ले सकते हैं, मोरिंगा सीड की नहीं। सीड का अच्छा काम अच्छा। अलग है, पत्तियों का काम अलग है। ओके। ठीक है, आगे आज के सवाल लेते हैं क्योंकि आपका डाइवर्ट हो गया है। ठीक है सर। ओके। विधि, भाग्यश्री, हिरेन पंचाल और हेलो सर। भाई, हेलो सर। एक एक करके फटाफट बोलिए। हाँ, मैं विधि बोल रही हूँ। बोलिए। हम्म। सर आपने बोला था कि मतलब जो जितनी बार खाते उतनी बार अपन को वॉशरूम जाना चाहिए, मतलब तो हम्म। वो अपन फिर इतनी बार जाएंगे तो फिर अपनी बॉडी वीक नहीं हो जाएगी? बिकॉज अपन जो खा रहे वो उसका भी फैट्स फाइबर सब बनता है, तो नहीं नहीं, इतना मल देखो, कहाँ से निकलेगा? देखो, शरीर वही कचरा निकालती है जो डाइजेस्ट हो चुका है। हाँ राइट। तो फिर वही शरीर तो उतना निकलना जरूरी है। नहीं, देखो, मान लो आपने हर भोजन को जूस करके पिया, आपने फाइबर अंदर पेट में जाने ही नहीं दिया तो मल बचेगा ही नहीं। अब कचरा नहीं बचता है तो खाओ इतनी बार नहीं जा सकते। हाँ समझो, राइट। उसकी क्वांटिटी भी तो बननी चाहिए ना। हम्म। हाँ, तो मल बनने के लिए पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी होने बनने चाहिए, बचने चाहिए खुराक डाइजेस्ट होने के बाद। आप रसाहार पे रहोगे तो खाओ इतना, जितनी बार जूस पियो इतनी बार नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है तो ना ऐसा मतलब? जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाना चाहिए और बचा हुआ मल शरीर से हो सके इतना जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए। तो जितना कम समय शरीर में रहेगा उतनी शरीर में सडन कम होगी, बीमारियां कम होगी। हमको हमको अल्टीमेट समझना ये है। ओके सर, थैंक यू। ओके, भाग्यश्री, चलो हिरेन पंचाल, ये आपका नाम बदल लीजिए बहन, क्योंकि नाम हिरेन आता है, आप बोल रही हो बहन। आपका नाम क्या है वो रीनेम कर लीजिए आपके जूम में, सेटिंग में। वो लैपटॉप है ना, इसलिए मैं इसका यूज नहीं, करती हूँ। उसमें इसमें आपको जूम की जो सेटिंग होती है इसमें जो नेम होता है ना, ये हाँ रीनेम कर लेने का, आपका आपका नाम इसमें लिख लेना तो हमको यहाँ सही नाम दिखाई देगा। राजेश भाई नमस्कार। हाँ 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 नमस्कार। सर। हाँ, मेरा सबसे पहला मेरी विनंती है कि जिस दिन जिस जिस विषय में आपने लेक्चर दिया है उसी वही का तो ही उसी का हो। सवाल होना और चाहिए। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा समय तक बार बार बहुत बहुत प्रश्न पूछता ही रहता है तो दूसरे लोगों को लाभ नहीं मिलता है, तो वो जरा आपको सोचना चाहिए। नहीं नहीं, और ध्यान, मेरा सही सवाल सही। यह है जी। कि चलिए सर, मेरा चलो। सवाल ये है कि हम जितनी बार खाते हैं उतनी बार जाना चाहिए आप कहते हैं, लेकिन क्या नहीं जा सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या यामिना ले सकते हैं, नहीं 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 संजीवनी नहीं ले सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, मैं अभी मैंने अभी आपकी चल बात चल। हुई इससे पहले ही बात मैंने बोली कि जी आप भोजन की क्वालिटी किस तरह की डालते हो इसके ऊपर डिपेंड रहता है। मान लो आपने कोल्ड प्रेस जूसर बसा लिया है। अब कोल्ड प्रेस जूसर में हर चीज आप डाल के उसका जूस निकाल के पी रहे हो, तो आप जितनी बार जूस पियोगे इतनी बार प्रोटीन नहीं होगी, क्योंकि जूस में इतना कोई कचरा बच जाता ही नहीं। जिसका कचरा बचेगा आपकी आंतों में, और वो कचरा आपकी आंत उसको धक्का देके बाहर निकालने का प्रयत्न करे, कचरा बचेगा ही नहीं तो बाहर निकलेगा कहाँ से। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप खाओ इतनी बार निकालो ही। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जो खा रहे हो वो पूरी मात्रा में हो सके इतना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो कचरा बचता है वो इतना हल्का होना चाहिए कि वो हाथ उसको जल्दी हो सके इतना धक्का देके बाहर निकाल सके। तो कम समय में वो बचा हुआ निकल जाना चाहिए, हो सके इतना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, और पेट को भारीपन नहीं लगना चाहिए। आप आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू 500 ग्राम खा लीजिए, पूरा दिन आपको ऐसा लगेगा कि पेट भारी भारी भारी, वजन 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 ही लगेगा। अब इसकी जगह आप पत्तियों का जूस निकाल के पियो, कोल्ड प्रेस जूसर में निकाल के,
एकदम प्योर जूस निकाल के पियोगे तो आपको लगेगा ही नहीं आपने कुछ खाया पिया है। तो कहने का मतलब क्या है, हम मनुष्य है, हम बुद्धिशाली है। हमको ऐसा नहीं करना है कि भाई वो प्राणी जितनी बार खाता है इतनी बार जाता है। ये नहीं रखना है, क्योंकि वो पत्ती खाता है और पत्तियों में जितना फाइबर है वो मैक्सिमम होता है, उसका कचरा भी मैक्सिमम होता है। तो जितना कचरा बचता है वो उसको तो निकालना ही है। लेकिन हमारे खुराक में इतना कचरा नहीं होने वाला है कि जितना वो प्राणियों के शरीर में कचरा बनता है। हमारे शरीर में कम कचरा है, तो हमको बार बार जाना जरूरी नहीं है। लेकिन शरीर जब जैसे भी कचरा इकट्ठा हो जाता है तो शरीर अपने आप सिग्नल देके उसको निकाल देना चाहिए। ओके, ये शरीर की थैंक प्रकृति ठीक हो जानी चाहिए बस। या थैंक यू सो मच। जी, राकेश कुमार हिरेन पंचाल। हाँ, हाँ बोलो सर, बहन। હિન્દીમાં બોલું ને સર? हाँ हाँ, हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो। હા સર, આપણે બ્રેન સ્ટ્રોક આવ્યો હોય તો એના માટે છે તો ખોરાક જરૂરી ખરો? જી, આ સવાલ છે ને મને પર્સનલી વોટ્સએપ કરજો, ફોન કરજો 4 વાગ્યાની આજુબાજુ। હા, કારણ કે અહીંયા પેલા પ્રશ્નો રહી જશે। ભાગ્યશ્રી, राकेश कुमार और निशी, चलो हेलो फटाफट ले लो। सर नमस्कार। नमस्कार सर राकेश बोल रहा हूँ सर। जी। सर 3 प्रश्न है सर। जी। पहला सर कि ये जो बुक था सर, जो योगा था हिंदी वाला सर, ये सर डिस्कस कर दिया है सर, कब मिलेगा सर? नहीं, मैंने शुरू में बोल दिया था कि भाई इसमें काफी करेक्शन करने की आवश्यकता थी। प्रिंटर्स ने देखा कि भाई करेक्शन बहुत है, तो ऐसे प्रिंट करके भेजने का कोई मतलब नहीं है। 4-6 दिन वेट करते हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा उसको प्रिंट करके भेजेंगे। तो ये हफ्ता लग जाएगा हमारे हाथ में आते आते। ठीक है सर, थैंक यू ठीक सर। है। दूसरा हाँ। क्वेश्चन है सर कि ये पत्ती की जगह सर काढ़ा ले सकते हैं क्या सर, पत्तियों का काढ़ा? नहीं, काढ़ा करने से क्या होगा, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो क्वालिटी है वो बदल जाएगी। हो सकता है तो नेचुरल ही जूस कोल्ड प्रेस करके निकाल के पियो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। और तीसरा क्वेश्चन है सर लास्ट का, जी। कि अनाज में सर मिलेट्स इंक्लूड कर सकते हैं क्या सर? जैसे ज्वार, रागी, बाजरा के अलावा जो मिलेट्स हाँ, ये मिलेट्स के ऊपर भी आएगा हमारा टॉपिक। यहाँ जो कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड जो टॉपिक थे, तो आप जो गेहूं चावल लेते हो, इससे मिलेट्स जो होते हैं इसमें फाइबर का प्रमाण ज्यादा होता है। तो आप उसका प्रयोग करोगे तो अच्छा ही है, फायदा ही है, क्योंकि कम मेहनत करने वाले के लिए ही लिटिल मिलेट्स है। हाँ सर, क्योंकि हम लोगों का शिफ्ट ड्यूटी रहता है सर, उसी हिसाब से मैंने। हाँ हाँ, ले सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। भाग्यश्री बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते सर। जी। हाँ, आज जो क्वेश्चन है ना, मेरे आंतों को ऐसे प्रॉब्लम है, 2-3 चीजों से एलर्जी है। तो ऐसे में योगा करती हूँ तो सर ऐसे बॉडी अच्छा रहता है। लेकिन जब भी जैसे बाजरी मैंने एक टुकड़ा भी खा लिया ना, बाजरी के मतलब रोटी का, तो तुरंत ही ऐसे 2 मिनट या 5 मिनट भी नहीं लगता, और हमारी जो होजरी का भाग है ना एकदम सूज जाता है, और जैसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जा रहे, मतलब पाचन। देखो, वो एक अलग प्रॉब्लम है, यहाँ इसका चर्चा नहीं करेंगे। आप मुझे फोन कर लेना, और इसके बारे में हमारे अगले टॉपिक में सारी बातें आने वाली है। ठीक है। अच्छा। हाँ, आज के रिलेटेड है तो कुछ पूछिए। निशी भी। अनम्यूट करना, म्यूट कर। हेलो सर, जी, निशी बोलो। बोल रही हूँ। जी जी। सर, एक हमारे घर में ही है बच्चा, 13 साल का है, उसको इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो गई है और इन्फेक्शन, और जो पेट के वहां पे फैट होता है ना, उसमें भी इन्फेक्शन फैल गया है। तो उसके लिए क्या मतलब ये उसको करना आंतों चाहिए? की सफाई, आंतों की सफाई जरूरी है। उसको ककड़ी, टमाटर और करेला, ये 3 का जूस दे दीजिए, तो इसको लूज मोशन हो जाएगा, आंत की सफाई हो जाएगी। अच्छा, और उसको एनिमा? एनिमा दे सकते हैं तो दे दीजिए, और आंतों की सफाई पहले कर लो। फिर 1-2 दिन उसको पकाया खुराक या डेयरी प्रोडक्ट मत दो। हो सकता है तो 1 आध दिन उसको उपवास कराओ, तो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। ठीक है। ओके, चलो आज के टाइम और काफी ज्यादा ले लिया है, और बुधवार के दिन, परसों गुजराती सेशन में यही टॉपिक को हम दोबारा गुजराती में बात करेंगे।
आप सब लोगों का धन्यवाद।